दोस्तों और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम टेक्नोलॉजी और साइंस की दुनिया में एक बहुत ही गहरी और रोमांचक यात्रा पर निकलने वाले हैं। बिल्कुल। एक ऐसी दुनिया जो कल तक साइंस फिक्शन लगती थी। क्या आपने कभी सोचा है कि एक मशीन इंसान की तरह सोच सकती है या फिर एक गेंद दीवार के आर पार जा सकती है? सुनने में फिल्मी लगता है ना? लगता तो है, लेकिन ये आज की हकीकत है और हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर क्वांटम फिजिक्स तक मतलब सब कुछ समझने वाले हैं। बेसिकली आज का सेशन आपके दिमाग को पूरी तरह से ब्लो कर देगा। फॉर श्योर। इससे पहले कि हम शुरू करें, एक छोटा सा काम। जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो, लाइक करो और वो घंटी वाला आइकॉन भी ऑन कर लो ताकि आप हमारा कोई भी ज्ञानवर्धक सेशन मिस न करें। कर दिया। चलो अब शुरू करते हैं। आज के हमारे सफर में हम कई पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसके अलग अलग रूपों को समझेंगे। फिर हम इंडिया के अपने एआई मॉडल भात जेन की बात करेंगे और डीप फेक्स के पीछे की टेक्नोलॉजी को भी डीकोड करेंगे। इसके बाद हम क्वांटम टेक्नोलॉजी के रहस्यमयी संसार में प्रवेश करेंगे जिसमें क्वांटम टनलिंग और क्वांटम कंप्यूटर शामिल हैं। और उसके बाद ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, 3D प्रिंटिंग, स्टेबल कॉइन्स वर्सेस सीबीडीसी और ब्लूटूथ मैश नेटवर्किंग जैसे कई और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। सो गेट रेडी फॉर अ पावर पैक्ड सेशन। लेट्स डू इट। टॉपिक 1, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। ब्रॉड माइक्रो थीम, फाउंडेशंस ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग एंड इंटेलिजेंस। ओके, तो चलो एआई को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। एआई 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 हम हर जगह सुनते हैं। हाँ, एक बज़वर्ड बन गया है। एग्जैक्टली तो बेसिकली एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये आखिर है क्या, सिंपल शब्दों में? देखो, सिंपल टर्म्स में एआई वो टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर्स को इंसानी दिमाग की तरह सोचने, समझने, सीखने, प्रॉब्लम सॉल्व करने और हाँ, डिसीजन लेने में कैपेबल बनाती है। समझ गई। जैसे रियल लाइफ में इसका कोई एग्जांपल? बिल्कुल। जब आप सिरी या गूगल असिस्टेंट से कुछ पूछते हैं या नेटफ्लिक्स आपको आपकी पसंद की मूवी सजेस्ट करता है, अच्छा, तो आप एआई को एक्शन में देख रहे हैं। आई मीन इट्स एवरीवेयर। राइट। सो एआई आज एक बज़वर्ड है, लेकिन इसका मतलब क्या है? लेट्स अनपैक दिस। एग्जैक्टली। ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है वैसे, बट हाल के वर्षों में कंप्यूटेशनल पावर और डेटा के एक्सप्लोजन की वजह से इसमें एक रेवोल्यूशन आ गया है। ओके, तो इसके कोर लॉजिक पे आते हैं। एआई के अलग अलग स्टेजेस भी होते हैं, राइट? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मेन स्टेजेस हैं। सबसे पहला है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस यानी एएनआई। एएनआई। हाँ, ये एक काम में माहिर है, एकदम फोकस्ड, जैसे फेस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर या चेस खेलने वाला कंप्यूटर। गॉट इट। एक काम का एक्सपर्ट। और दूसरा है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस या एजीआई। ये वो स्टेज है जहां मशीन इंसानों की तरह ही इंटेलिजेंट और केपेबल हो जाती है। मतलब कुछ भी सीख सकती है, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। एग्जैक्टली, जैसे एक इंसान करता है। पर अभी तक ये थियोरेटिकल है, हम वहां तक पहुंचे नहीं है। और तीसरा स्टेज जिसके बारे में सुन के थोड़ा डर भी लगता है, वो है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, एएसआई। ये इंसानों से भी कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट होगी। ये फ्यूचर की बात है, पर इंटरेस्टिंग है ना? बहुत। ओके, तो ये तो स्टेजेस हो गए। अब मशीन लर्निंग क्या चीज है? ये एआई का हिस्सा है? बिल्कुल। मशीन लर्निंग या एमएल एआई का ही एक सबसेट है। ये वो तरीका है जिससे मशीन्स डेटा से सीखती हैं। सीखती हैं? मतलब कैसे? इसके भी टाइप्स हैं। एक है सुपरवाइज्ड लर्निंग। इसमें मशीन को लेबल डेटा दिया जाता है। लेबल डेटा? फॉर एग्जाम्पल, आप मशीन को बिल्लियों की हजारों तस्वीरें दिखाते हैं और हर तस्वीर पर लेबल लगा होता है कैट। धीरे धीरे वो सीख जाती है कि बिल्ली कैसी दिखती है। अच्छा, जैसे एक टीचर गाइड कर रहा हो। और अगर टीचर ना हो तो वहां आती है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। इसमें मशीन को अनलेबल डेटा दिया जाता है और वो खुद पैटर्न्स ढूंढती है। जैसे कस्टमर डेटा देकर उनके ग्रुप्स बनाना। इंटरेस्टिंग। और ये जो चैट जीपीटी है वो किस कैटेगरी में आता है? एनएलपी सुना है मैंने। सही, वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या एनएलपी का यूज करता है। इससे मशीन्स इंसानी भाषा को समझ और प्रोसेस कर पाती हैं। और इसके पीछे की टेक्नोलॉजी? इसके पीछे हैं न्यूरल नेटवर्क्स, जो इंसानी दिमाग के स्ट्रक्चर से इंस्पायर्ड कॉम्पिटेशनल मॉडल्स हैं। जब आप इन नेटवर्क्स को बहुत सारे डेटा के साथ ट्रेन करते हैं तो उसे कहते हैं डीप लर्निंग। डीप लर्निंग, गॉट इट। और एलएलएम्स, ये भी एक टर्म है? हाँ, एलएलएम्स मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। ये टेक्स्ट जनरेट और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब तो मल्टी मॉडल एलएलएम्स भी आ गए हैं जो टेक्स्ट, इमेज, वीडियो सब समझ सकते हैं। वाह। और इसमें जीपीटी क्या है? जीपीटी या जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर एक स्पेसिफिक टाइप का एलएलएम है जो नया कंटेंट क्रिएट कर सकता है। टेक्स्ट, इमेज, कोड, कुछ भी। और इसका सबसे एडवांस्ड वर्जन? वो है एजेंटिक एआई। ये एआई खुद से डिसीजन ले सकता है और एक्शन भी, सिर्फ सजेशंस नहीं देता। जैसे इंडिया का पहला एजेंटिक एआई है अलकृति। कमाल है। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट तो काफी गहरा होगा। बहुत ज्यादा। एआई हमारी जॉब्स, हेल्थ केयर और डेली लाइफ को पूरी तरह से बदल रहा है। तो इसका कंक्लूजन यही है कि एआई एक पावरफुल टूल है और इसके कोर कॉन्सेप्ट्स को समझना अब जरूरी हो गया है। एब्सोल्युटली। चलिए अब आते हैं क्रॉस क्वेश्चनिंग पर। यूपीएससी प्रीलिम्स फोकस के हिसाब से पहला सवाल, पूछिए। एजेंटिक एआई और नॉर्मल एआई में मुख्य अंतर क्या है? देखिए, नॉर्मल एआई इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है। आपने कहा, उसने किया। लेकिन एजेंटिक एआई ऑटोनोमसली डिसीजंस लेकर एक्शंस भी ले सकता है, गोल ओरिएंटेड होता है। इसका कोई मेमोरी हैक? हाँ, सिंपल है। एजेंटिक को एजेंट से याद रखो। एक एजेंट की तरह ये खुद काम करता है, जैसे जेम्स बॉन्ड।
सो अशु कृति इज इंडियाज जेम्स बॉन्ड ऑफ एआई, याद रखना। दैट्स अ गुड वन। ओके, नेक्स्ट, सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में से किस में लेबल्ड डेटा का इस्तेमाल होता है? ये सिंपल है। सुपरवाइज लर्निंग में सुपरवाइज मतलब किसी सुपरवाइजर की देखरेख में सुपरवाइजर ने पहले से डेटा को लेबल कर दिया है, सिंपल। परफेक्ट। तीसरा सवाल, एएसआई, एजीआई और एएनआई को इंटेलिजेंस के बढ़ते क्रम में अरेंज करें। ओके, सो ए बढ़ते क्रम में, ये होगा एएनआई, फिर एजीआई और आखिर में एएसआई। इसका क्या लॉजिक या हैक है? अल्फाबेटिकली सोचो, एन नैरो, जी जनरल, एस सुपर। ये क्रम इंटेलिजेंस के लेवल को भी दिखाता है। नैरो सबसे कम, सुपर सबसे ज्यादा। ब्रिलियंट। चौथा सवाल, एनएलपी का पूरा नाम क्या है और इसका मुख्य कार्य क्या है? एनएलपी है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और इसका काम कंप्यूटर्स को इंसानी भाषा समझाना है। मेमोरी हैक। इसके नाम में ही काम छिपा है, एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस करना, सिंपल। ग्रेट। लास्ट क्वेश्चन इस सेक्शन का, मल्टीमोडल एलएलएम का क्या मतलब है? मल्टीमोडल एलएलएम का मतलब है कि ये एक से ज्यादा टाइप के डेटा जैसे टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, इन सब को समझ और प्रोसेस कर सकता है। और इसको कैसे याद रखें? मल्टीमोडल मतलब मल्टीपल मोड्स, जैसे आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, वैसे ये एलएलएम भी कर सकता है। एक्सीलेंट। अब एक प्रैक्टिस क्यू, चलिए पॉज करें और बोलकर प्रैक्टिस करें। एआई हैज 3 स्टेजेस, एएनआई, एजीआई एंड एएसआई। गुड आइडिया। तो इस टॉपिक का मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, एआई मशीन्स को इंटेलिजेंट बनाता है और मशीन लर्निंग यूज डेटा से सीखने में मदद करता है। कूल ना? बहुत कूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, टॉपिक 2, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन न्यूज़। ब्रॉड माइक्रो थीम, इंडियाज फोरे इनटू एआई इनोवेशन एंड पॉलिसी। ओके, लेट्स अनपैक दिस। अब जब हम बेसिक समझ गए हैं तो देखते हैं कि इंडिया एआई की दुनिया में क्या कर रहा है। राइट, और इसमें सबसे बड़ा नाम है भारत का अपना एआई, भारत जेन। एग्जैक्टली। तो ये भारत जेन है क्या एग्जैक्टली? भारत जेन इंडिया का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एआई बेस्ड मल्टी मॉडल एलएलएम है और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये भारतीय भाषाओं के लिए बनाया गया है। भारतीय भाषाओं के लिए? इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इमेजिन करो एक एआई जो सिर्फ इंग्लिश नहीं बल्कि तमिल, बांग्ला और मराठी भी उतनी ही आसानी से समझता और बोलता है। दैट्स द विजन फॉर भारत जेन। वाओ, दैट्स अ गेम चेंजर। जी। तो इसके कंटेंट डिस्कशन पर आते हैं। इसकी शुरुआत कैसे हुई? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने भारत जेन समिट में इसे लॉन्च किया। ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। बैकग्राउंड क्या है इसका? गवर्नमेंट लेड है या प्राइवेट? ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी इनिशिएटिव है जिसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डीएसटी फंड कर रहा है। अच्छा, तो इसके कोर लॉजिक को समझते हैं। इसका डेवलपमेंट कौन कर रहा है? इसे नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स यानी NIMCPS के तहत आईआईटी बॉम्बे का टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब TIH इंप्लीमेंट कर रहा है। ओके, और इसके गोल्स क्या हैं? इसके 4 प्राइमरी गोल्स हैं। पहला, एक भारत सेंट्रिक एलएलएम बनाना जो भारत की 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, कल्चर और ट्रेडिशन पर फोकस करे। राइट। दूसरा, भारत डेटा सागर बनाना। ये मॉडल बनाने के लिए हाई क्वालिटी भारतीय डेटा को सेंट्रलाइज करेगा। ठीक है। तीसरा और चौथा? तीसरा, एक स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलप करना, एंटरप्रेन्योर्स को एआई एप्लीकेशंस बनाने के लिए टूल्स और मेंटरशिप देना। और चौथा है स्किलिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, जिससे इंडिया का एआई टैलेंट पूल मजबूत हो। ये तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लग रहा है। क्या भारत जेन के अलावा भी इंडिया में एआई इनिशिएटिव्स हैं? ओ बिल्कुल। एक है इंडिया एआई मिशन 2024, जिसे मेईटी के तहत डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन इंप्लीमेंट कर रहा है। इसके 7 पिलर्स हैं। और एक नेशनल एआई पोर्टल है जिसका नाम है इंडिया एआई। ये मेईटी, नीजीडी और नैस्कॉम का जॉइंट वेंचर है। फिर है एरावत। हाँ, ये एआई रिसर्च के लिए एक कॉमन कंप्यूट प्लेटफॉर्म है। और ऑफ कोर्स ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जीपीआई, जिसका इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है। ग्लोबल इनिशिएटिव्स का क्या? दूसरे देश क्या कर रहे हैं? यूरोप ने हाल ही में यूरोप्स एआई एक्ट 2024 पास किया है। ये उनका पहला मेजर एआई रेगुलेशन है। और वो ब्लेचले डिक्लेरेशन? हाँ, ब्लेचले डिक्लेरेशन 2023। इसमें 28 देशों और ईयू ने फ्रंटियर एआई के रिस्क्स और अपॉर्चुनिटीज पर साइन किया है। तो इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट ये है कि ये इनिशिएटिव्स भारत को एआई में एक ग्लोबल लीडर बना सकते हैं। बिल्कुल, और हमारी लोकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस दे सकते हैं। कंक्लूजन ये है कि भारत सिर्फ एआई कंज्यूमर नहीं बल्कि एआई इनोवेटर बनने की राह पर है। ग्रेट। चलिए क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। पहला सवाल, भारत जेन किस मिशन के तहत डेवलप किया जा रहा है? ये डेवलप हो रहा है नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स यानी NMICPS के अंडर। मेमोरी हैक। हाँ, ऐसे सोचो, भारत जेन एक साइबर फिजिकल सिस्टम है जो इंटरडिसिप्लिनरी है, मतलब लैंग्वेज, टेक, कल्चर सब मिला हुआ है। सो NMICPS इज द की। ICPS को याद रखो, इंडियन कंप्यूटर पावर सिस्टम। हाँ, नाइस वन। दूसरा, जीपीआई में भारत की क्या भूमिका है? भारत एक फाउंडिंग मेंबर है। इसको कैसे याद रखें? देखो, जीपीआई में G फॉर ग्लोबल और I फॉर इंडिया। इंडिया इज अ फाउंडर नॉट अ फॉलोअर इन दिस ग्लोबल पार्टनरशिप। सिंपल एंड इफेक्टिव। तीसरा, एरावत का मुख्य उद्देश्य क्या है? कॉमन कंप्यूट प्लेटफॉर्म प्रदान करना। मेमोरी हैक फॉर दिस। एरावत इंद्रदेव का हाथी था जो बहुत पावरफुल था
वैसे ही ये प्लेटफॉर्म एआई रिसर्च को पावर देता है। सो एरावत इज इक्वल टू एआई रॉ पावर। ब्रिलियंट। चौथा, ब्लेचली डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? ये फ्रंटियर एआई के अवसरों और जोखिमों मतलब अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्क्स की एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग एस्टैब्लिश करने से रिलेटेड है। और इसका मेमोरी हैक? ब्लेचली पार्क WW2 में कोड ब्रेकिंग का सेंटर था, तो ब्लेचली डिक्लेरेशन आज के कोड यानी एआई के रिस्क्स को ब्रेक करने यानी समझने के लिए है। बहुत अच्छा कनेक्शन है। आखिरी सवाल, इंडिया एआई मिशन को कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है? इसे डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन DIC के तहत इंडिया एआई इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन इंप्लीमेंट कर रहा है। इसे कैसे याद रखें? सिंपल कनेक्शन, AI is the next phase of digital India. So the Digital India Corporation is the logical choice. परफेक्ट। अब प्रैक्टिस क्यू? प्रैक्टिसिंग भारत गेन इज इंडियाज ओन मल्टी मॉडल LLM, फोकसिंग ऑन 22 scheduled languages. एकदम सही। तो इस टॉपिक का मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, भारत गिन भारत को AI में आत्मनिर्भर बना रहा है और सरकार कई मिशंस के जरिए इस इकोसिस्टम को सपोर्ट कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक 3, डीप फेक्स। ब्रॉड माइक्रो थीम, द ड्युअलिटी ऑफ AI इनोवेशन वर्सेस मिसइन्फॉर्मेशन। राइट, एआई का एक पावरफुल साइड है तो एक डार्क साइड भी है। एंड हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। बात करते हैं डीप फेक्स की। बिल्कुल, द रियलिटी ऑफ फेक डीप फेक्स। तो पहले तो ये बताइए, आखिर ये डीप फेक्स हैं क्या? को डीप फेक्स सिंथेटिक मीडिया है जिसमें एक व्यक्ति की इमेज या वीडियो को AI का यूज करके किसी दूसरे व्यक्ति की इमेज या वीडियो पर सुपर इम्पोज कर दिया जाता है और ये बहुत ही रियलिस्टिक लगता है। इसका कोई एग्जाम्पल जो हमने देखा हो? जरूर, आपने किसी फेमस एक्टर का वीडियो देखा होगा जिसमें वो कुछ ऐसा कह रहे हैं जो उन्होंने कभी कहा ही नहीं। दैट्स लाइकली अ डीप फेक। राइट, इट कैन बी फनी बट ऑल्सो वेरी डेंजरस। एक्सट्रीमली डेंजरस। तो इसके कंटेंट डिस्कशन पर आते हैं। इंट्रोडक्शन के तौर पर यूएस में टेक इट डाउन एक्ट जैसी इनिशिएटिव्स ये दिखाती हैं कि ये कितनी गंभीर समस्या बन चुकी है। सही कहा। इसका बैकग्राउंड ये है कि ये टेक्नोलॉजी डीप लर्निंग और फेक शब्दों से मिलकर बनी है। नाम में ही इसका मतलब छिपा है। तो इसके कोर लॉजिक में जाते हैं। इसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है? इसमें दो मेन टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व हैं। एक है ऑटो एनकोडर, ये एक न्यूरल नेटवर्क है जो इनपुट को रिकंस्ट्रक्ट करता है। और दूसरी जो ज्यादा फेमस है? हाँ, जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स यानी GANs। इसमें दो मशीन लर्निंग नेटवर्क्स एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं। दो नेटवर्क्स? हाँ। कौन से? एक होता है जनरेटर, इसका काम है ओरिजिनल डेटा जैसा नया फेक डेटा बनाना, जैसे एक फेक वीडियो। और दूसरा? दूसरा होता है एडवर्सरी, ये जनरेटर के बनाए डेटा को जांचता है और बताता है कि वो असली है या नकली, और ये फीडबैक जनरेटर को और बेहतर फेक्स बनाने में मदद करता है। अच्छा, तो बेसिकली एक पुलिस और एक चोर का खेल है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। चोर बेहतर चोरी करना सीखता है और पुलिस बेहतर तरीके से पकड़ना सीखती है। इसके कुछ पॉजिटिव एप्लीकेशंस भी हैं क्या? हैं? जैसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में स्पेशल इफेक्ट्स के लिए, या ई-कॉमर्स में कपड़ों के वर्चुअल ट्रायल के लिए, या फिर कम्युनिकेशन में किसी और भाषा में स्पीच सिंथेसिस के लिए। लेकिन नेगेटिव पोटेंशियल ज्यादा लगता है। इंडिया में इसके रेगुलेशन के लिए क्या हो रहा है? अभी तक कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है, लेकिन DPDP एक्ट 2023 है जो बिना सहमति के पर्सनल डेटा यूज करने पर पेनल्टी का प्रावधान करता है। और कोई IT रूल्स? हाँ, IT रूल्स 2021 में अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए हैं। इसके मुताबिक जो प्लेटफॉर्म्स सिंथेटिकली जनरेटेड इन्फॉर्मेशन या SGI बनाते हैं, उन्हें उसे लेबल करना होगा या परमानेंट मेटा डेटा लगाना होगा। राइट। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट तो साफ है। मिस इन्फॉर्मेशन, फ्रॉड, हैरासमेंट, इसके बड़े खतरे हैं। एब्सोल्युटली। तो कंक्लूजन यही है कि डीप फेक टेक्नोलॉजी एक दो धारी तलवार है। रेगुलेशन और अवेयरनेस दोनों जरूरी हैं। बिल्कुल। क्रॉस क्वेश्चनिंग टाइम। पहला सवाल, डीप फेक बनाने में GANs के दो कंपोनेंट्स कौन से हैं? द जनरेटर एंड द एडवर्सरी। इसका मेमोरी हैक? GANs इज इक्वल टू जनरेटर एंड एडवर्सरी नेटवर्क। नाम में ही है, एक जनरेट करता है, दूसरा एडवर्सरी यानी विरोधी की तरह उसे पकड़ता है। परफेक्ट। दूसरा, भारत में डीप फेक्स को रेगुलेट करने के लिए कौन से नियमों में संशोधन प्रस्तावित है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT रूल्स 2021 में। इसे कैसे याद रखें? Simple. Deepfakes are an information technology problem, so the IT rules are the ones to be amended. Logical link. मेक सेंस। तीसरा, SGI का पूरा नाम क्या है? Synthetically generated information. मेमोरी हैक? SGI is the official term for stuff like deepfakes. SGI, synthetic generated information. Easy to remember. ओके। चौथा, GANs में एडवर्सरी का क्या काम है? एडवर्सरी का काम है ये पता लगाना कि जनरेटर द्वारा बनाया गया डेटा असली है या नकली, और फिर जनरेटर को फीडबैक देना। मेमोरी हैक? एडवर्सरी मतलब दुश्मन। इसका काम है जनरेटर के झूठ को पकड़ना, जस्ट लाइक अ डिटेक्टिव। ग्रेट एनालॉजी। आखिरी सवाल, क्या भारत में डीप फेक्स के लिए कोई स्पेसिफिक कानून है? नहीं, अभी तक कोई स्पेसिफिक कानून नहीं है। इसको कैसे याद रखें? This is a key point to remember for policy questions. India is still in the rule amendment phase, not the specific act phase. गॉट इट। अब एक प्रैक्टिस क्यू। प्रैक्टिस। डीप फेक्स यूज जेनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स और GANs विद अ जनरेटर एंड एन एडवर्सरी। Perfect. तो इसका मिनी रिकैप। In short,
डीप फेक्स गैंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं और भारत में इन्हें रेगुलेट करने के लिए आईटी रूल्स में बदलाव किए जा रहे हैं। एक्सीलेंट। अब आगे चलते हैं। चलिए। टॉपिक 4, अदर डेवलपमेंट्स इन एआई। ब्रॉड माइक्रो थीम, एक्सपैंडिंग द होराइजंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, तो एआई सिर्फ एलएलएम्स और डीप फेक्स तक सीमित नहीं है, और भी बहुत कुछ हो रहा है। हाँ बिल्कुल, इस फील्ड में हर दिन कुछ नया हो रहा है। तो चलिए कुछ और डेवलपमेंट्स पर नजर डालते हैं। सबसे पहले जेवॉन्स पैराडॉक्स और सोलो पैराडॉक्स, ये क्या चीजें हैं? देखो, जेवॉन्स पैराडॉक्स कहता है कि जब टेक्नोलॉजी किसी रिसोर्स का यूज ज्यादा एफिशिएंट बना देती है तो उस रिसोर्स का कंजम्पशन कम होने के बजाय और बढ़ जाता है। अच्छा, मतलब एफिशिएंसी बढ़ने से यूज भी बढ़ जाता है। एग्जैक्टली, जैसे ज्यादा एफिशिएंट कोल इंजन आने से कोल की खपत बढ़ गई, कम नहीं हुई। एआई के कॉन्टेक्स्ट में एफिशिएंट एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए और ज्यादा डेटा और कंप्यूट पावर यूज हो सकती है। इंटरेस्टिंग। और सोलो पैराडॉक्स? सोलो पैराडॉक्स कहता है कि आप कंप्यूटर एज को हर जगह देख सकते हैं सिवाय प्रोडक्टिविटी स्टैटिस्टिक्स के। ओके मतलब इतनी टेक्नोलॉजी के बावजूद प्रोडक्टिविटी में वैसी ग्रोथ नहीं दिखी जैसी उम्मीद थी। ओके। अब बात करते हैं अल्फाफोल्ड की। ये क्या है? अल्फाफोल्ड एक रेवोल्यूशनरी एआई मॉडल है जिसे डीप माइंड ने बनाया है। ये प्रोटीन के 3D स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट करता है। प्रोटीन स्ट्रक्चर। हाँ, इसका फायदा क्या है? ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। प्रोटीन स्ट्रक्चर समझने से हम बीमारियों को बेहतर समझ सकते हैं और नई दवाइयां बना सकते हैं। इट्स अ गेम चेंजर फॉर बायोलॉजी एंड मेडिसिन। वाओ। और बायोएमयू? बायोएमयू एक दूसरा एआई टूल है। ये बायोमेडिकल रिसर्च लिटरेचर को एनालाइज करके कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स ढूंढता है। बेसिकली रिसर्च को स्पीड अप करता है। और इसके पीछे किसका हाथ है? इसे माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च इंडिया ने डेवलप किया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साथ मिलकर। तो इन सब का कंक्लूजन यही है कि एआई की एप्लीकेशंस बहुत डाइवर्स है। एब्सोल्युटली, फ्रॉम इकोनॉमिक्स टू बायोलॉजी, एआई हर फील्ड को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। चलिए क्रॉस क्वेश्चनिंग। पहला, जेवंस पैराडॉक्स और सोलो पैराडॉक्स में से कौन सा पैराडॉक्स टेक्नोलॉजी के उपयोग के बावजूद प्रोडक्टिविटी में वृद्धि न होने की बात करता है? ये है सोलो पैराडॉक्स। मेमोरी हैक। ऐसे सोचो, टेक्नोलॉजी आई पर प्रोग्रेस स्लो हो गई। सोलो साउंड्स लाइक स्लो। हाँ, ठीक है। दूसरा, अल्फा फोल्ड का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन के 3D स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट करना। इसे कैसे याद रखें? अल्फा फोल्ड फोल्ड्स द प्रोटीन, नाम में ही है। सिंपल। तीसरा, बायोएम्यू को किसने डेवलप किया है? माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च इंडिया और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने। इसका कोई हैक? बायो एम्यूलेट्स बायोलॉजिकल रिसर्च और इंडिया के टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जैसे आईएससी इसमें इन्वॉल्व होंगे ही। मेक सेंस। चौथा, जेवंस पैराडॉक्स एआई के कॉन्टेक्स्ट में क्या इंप्लाई कर सकता है? ये इंप्लाई कर सकता है कि जैसे जैसे एआई मॉडल्स ज्यादा एफिशिएंट होंगे, उनको ट्रेन करने के लिए डेटा और एनर्जी का कंजम्पशन कम होने के बजाय और बढ़ जाएगा। इसे कैसे याद रखें? जेविन्स इज इक्वल टू जेलस। टेक्नोलॉजी एफिशिएंट हो गई पर रिसोर्सेज जेलस हो गए और उनका यूज बढ़ गया। थोड़ा अजीब है पर काम करेगा। क्रिएटिव है। पांचवा, अल्फा फोल्ड किस कंपनी ने बनाया है? डीप माइंड, जो गूगल की सब्सिडरी है। मेमोरी हैक। प्रोटीन फोल्डिंग एक बहुत डीप प्रॉब्लम है। इसको सॉल्व करने के लिए डीप माइंड की जरूरत पड़ेगी। परफेक्ट। अब प्रैक्टिस क्यों? प्रैक्टिस सेइंग अल्फा फोल्ड प्रिडिक्ट्स द 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। गुड वन। और मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, एआई सिर्फ बात नहीं करता, ये इकोनॉमिक पैराडॉक्सेस को हाईलाइट करता है और बायोलॉजी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर रहा है। एक्सीलेंट। अब हम एक बिल्कुल अलग दुनिया में चल रहे हैं। क्वांटम वर्ल्ड में। टॉपिक 5, क्वांटम टेक्नोलॉजी। ब्रॉडली रियलिटी के नियमों को और भी ज्यादा बेंड करते हैं और सब एटॉमिक दुनिया में एंटर करते हैं। बिल्कुल। अगला टॉपिक है टॉपिक नेम, क्वांटम टेक्नोलॉजी। ब्रॉड माइक्रो थीम, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज शेपिंग आवर फ्यूचर। ओके, क्वांटम टेक्नोलॉजी आसान शब्दों में ये फील्ड क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों का इस्तेमाल करती है, जो कि वो साइंस है जो बताता है कि मैटर और एनर्जी सबसे छोटे एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल्स पर कैसे बिहेव करते हैं। हाँ, और इसका एक शानदार रियल लाइफ एग्जाम्पल है एमआरआई मशीन। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस नाम के एक क्वांटम प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके हमारे शरीर के अंदर देखती है। तो ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये हमारी हॉस्पिटल्स में ऑलरेडी है। चलिए और गहराई में चलते हैं। इसका इंट्रोडक्शन ये है कि क्वांटम दुनिया हमारी रोजमर्रा की दुनिया से अजीब तरीके से अलग है। यहाँ पार्टिकल्स सचमुच एक ही समय में कई जगहों पर हो सकते हैं। राइट। और इसका बैकग्राउंड वर्नर हाइजेनबर्ग जैसे फिजिसिस्ट के काम से आता है, जिन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स की नींव रखी। आज हम उस साइंस को टेक्नोलॉजी में बदल रहे हैं। तो इसका कोर लॉजिक क्या है? ये सब शुरू होता है इस आइडिया से कि क्वांटम लेवल पर चीजें पार्टिकल और वेव दोनों की तरह बिहेव कर सकती हैं, और इससे क्वांटम कंप्यूटिंग की बुनियादी इकाई बनती है, क्यूबिट। सही। एक नॉर्मल कंप्यूटर बिट्स का इस्तेमाल करता है, जो या तो 0 होते हैं या 1, एक स्विच जो या तो ऑफ है या ऑन। पर क्यूबिट इससे अलग कैसे है? एक क्यूबिट एक गेम चेंजर है। वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, या फिर दोनों एक ही समय पर हो सकता है। ये दोनों वाली स्टेट एक की प्रिंसिपल, जिसे सुपरपोजिशन कहते हैं, की वजह से पॉसिबल है।
और वो इस क्वांटम स्टेट को क्वांटम कोहेरेंस नाम की चीज की वजह से बनाए रखता है। चलिए इन प्रिंसिपल्स को तोड़ते हैं। सुपरपोजिशन आखिर है क्या? सुपरपोजिशन वो चीज है जो एक क्यूबिट को एक ही समय में मल्टीपल स्टेट्स में रहने देती है, ठीक उस पल तक जब तक आप उसे मेजर ना करें। जैसे ही आप उसे मेजर करते हैं वो कोलैप्स होकर एक सिंगल स्टेट में आ जाता है, या तो 0 या 1। और अगला प्रिंसिपल है इंटरफेरेंस। जैसे पानी में लहरें, क्वांटम पार्टिकल्स भी एक दूसरे से इंटरफेयर कर सकते हैं। वो जुड़ सकते हैं या एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। क्वांटम एल्गोरिदम्स चालाकी से इसका इस्तेमाल करके एक प्रॉब्लम के सारे गलत जवाबों को कैंसिल आउट कर देते हैं और अकेले सही जवाब को एम्पलीफाई कर देते हैं। और सबसे मशहूर, लगभग जादुई वाला, एंटेंगलमेंट। आइंस्टाइन का स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस। एंटेंगलमेंट तब होता है जब दो पार्टिकल्स इस तरह जुड़ जाते हैं कि उनकी किस्मत एक हो जाती है। अगर आप एक को मेजर करते हैं तो आपको तुरंत दूसरे की स्टेट पता चल जाती है, भले ही वो ब्रह्मांड के दूसरे छोर पर क्यों ना हो। वो एक सिंगल सिस्टम है। इसके एप्लीकेशंस तो बहुत ज्यादा है। हेल्थ केयर, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल करके अनहैकेबल कम्युनिकेशंस और अल्ट्रा सेंसिटिव सेंसर्स बनाना। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट ये है कि क्वांटम कंप्यूटर्स ऐसी समस्याओं को हल कर सकते हैं जो आज के सुपर कंप्यूटर्स के लिए असंभव है। तो कंक्लूजन ये है कि ये टेक्नोलॉजी साइंस, मेडिसिन और सिक्योरिटी में क्रांति ला सकती है। अमेजिंग। अब Q&A का समय। सुपरपोजिशन के लिए कोई आसान सी एनालॉजी क्या होगी? एक घूमते हुए सिक्के के बारे में सोचिए। जब तक वो घूम रहा है वो हेड्स और टेल्स दोनों है एक ही समय पर। जिस पल वो गिरता है वो मेजरमेंट है, वो एक सिंगल स्टेट में कोलैप्स हो जाता है, या तो हेड्स या टेल्स। एक क्यूबिट उस घूमते हुए सिक्के की तरह है। इससे तो बिल्कुल साफ हो गया। एंटेंगलमेंट को कैसे याद रखें? उन्हें क्वांटम जुड़वा की तरह सोचिए। अगर आपको पता है कि एक जुड़वा खुश है तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि दूसरा जुड़वा उदास है, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो। वो बिल्कुल तुरंत कोरिलेटेड है। तीसरा, बिट और क्यूबिट में बुनियादी फर्क क्या है? एक बिट एक सिंपल स्विच है, या तो 0 या 1। एक क्यूबिट एक डिमर स्विच की तरह है, वो 0, 1 या दोनों का मिक्स हो सकता है एक ही समय पर। यही चीज क्वांटम कंप्यूटर्स को उनकी अद्भुत पैरेलल प्रोसेसिंग पावर देती है। चौथा, क्वांटम कोहेरेंस इतना जरूरी क्यों है? कोहेरेंस ही एक क्यूबिट को क्वांटम बनाए रखती है। अगर वो कोहेरेंस खो दे, इस प्रोसेस को डीकोहेरेंस कहते हैं, तो वो कोलैप्स होकर एक नॉर्मल बिट बन जाता है, अपनी सारी पावर खो देता है। कोहेरेंस बनाए रखना क्वांटम कंप्यूटर्स बनाने में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। और यूपीएससी के नजरिए से कौन से एप्लीकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मैं 2 पर फोकस करूंगी। क्वांटम कम्युनिकेशन, खासकर सिक्योर नेटवर्क्स के लिए क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन यानी QKD, और क्वांटम कंप्यूटिंग, दोनों ही नेशनल सिक्योरिटी और भविष्य की इकोनॉमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए इसे प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस कैन। ए क्यूबिट कैन बी इन अ स्टेट ऑफ सुपरपोजिशन। ग्रेट। और मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, क्वांटम टेक्नोलॉजी सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट जैसे अजीब और अद्भुत सिद्धांतों का इस्तेमाल करके कंप्यूटिंग और कम्युनिकेशन में क्रांति लाने की क्षमता रखती है। अब चलिए और भी अजीब चीजों की तरफ चलते हैं। टॉपिक नेम, क्वांटम टनलिंग। ब्रॉड माइक्रो थीम, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज शेपिंग आवर फ्यूचर। क्वांटम टनलिंग ये एक ऐसा फिनोमेना है जहां एक पार्टिकल एक एनर्जी बैरियर को पार कर जाता है, जिसे पार करने के लिए क्लासिकली उसके पास पर्याप्त एनर्जी नहीं होनी चाहिए। मतलब ये एक भूत की तरह है जो एक ठोस दीवार के आर पार चला जाए। सही। और इसका एक दिमाग हिला देने वाला रियल लाइफ एग्जाम्पल है सूरज। न्यूक्लियर फ्यूजन, वो प्रक्रिया जो सूरज को पावर देती है, सिर्फ क्वांटम टनलिंग की वजह से ही संभव है। प्रोटॉन्स एक दूसरे के रिपल्शन को टनल करके फ्यूज हो जाते हैं। इनक्रेडिबल। इसका इंट्रोडक्शन ये है कि 2025 का फिजिक्स में नोबेल प्राइज इसी अजीब फिनोमेनन को मैक्रोस्कोपिक यानी बड़े स्केल पर दिखाने के लिए दिया गया। हाँ, और इसका बैकग्राउंड ये है कि बहुत लंबे समय तक सब सोचते थे कि क्वांटम इफेक्ट सिर्फ एक बहुत छोटे पार्टिकल्स के साथ होते हैं। इस खोज ने सब कुछ बदल दिया। के स्टेप्स? एक पार्टिकल स्टेप 1 या स्टेप 2 पर हो सकता है, पर कभी बीच में नहीं। इससे टनलिंग कैसे होती है? देखिए, सोचिए आप एक दीवार पर गेंद फेंकते हैं, वो हमेशा वापस उछलेगी। लेकिन क्वांटम दुनिया में एक पार्टिकल एक प्रोबेबिलिटी की लहर भी है। एक छोटी पर नॉन जीरो संभावना है कि ये प्रोबेबिलिटी वेव दीवार के दूसरी तरफ भी मौजूद हो। तो पार्टिकल बिना दीवार तोड़े ही दूसरी तरफ प्रकट हो सकता है, वो टनल कर जाता है। तो वो नोबेल विनिंग एक्सपेरिमेंट क्या था? साइंटिस्ट ने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया, जोसेफसन जंक्शन नाम की चीज का इस्तेमाल करके। ये दो सुपरकंडक्टर्स के बीच एक पतले इंसुलेटर का सैंडविच है। उन्होंने दिखाया कि इस सर्किट में सारे चार्ज पार्टिकल्स एक साथ मिलकर एक अकेले विशाल क्वांटम पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहे थे। और इस विशाल पार्टिकल ने टनल किया। हाँ, उन्होंने इस कलेक्टिव पार्टिकल को क्वांटम टनलिंग और क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी दोनों को प्रदर्शित करते हुए देखा, लेकिन एक मैक्रोस्कोपिक स्केल पर जिसे आप सच में मेजर कर सकते थे। ये ब्रेक थ्रू था। इस खोज का महत्व बहुत बड़ा था। इसने साबित कर दिया कि आप बड़े पैमाने पर क्वांटम स्टेट्स बना सकते हैं और उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। इसी सिद्धांत का इस्तेमाल बाद में पहले प्रैक्टिकल क्यूबिट्स बनाने के लिए किया गया, जो आज के शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। कंक्लूजन यह है कि इस एक्सपेरिमेंट ने क्वांटम कंप्यूटिंग के पूरे फील्ड का रास्ता खोल दिया।
चलिए इसे Q&A से पक्का करते हैं। उस नोबेल विनिंग एक्सपेरिमेंट में की कंपोनेंट क्या था? जोसेफसन जंक्शन। ये नाम याद रखना ही होगा। ये वो सुपरकंडक्टर इंसुलेटर सुपरकंडक्टर सैंडविच है जो सब कुछ संभव बनाता है। इस एक्सपेरिमेंट का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू क्या था? ये साबित करना कि टनलिंग जैसे क्वांटम इफेक्ट्स एक मैक्रोस्कोपिक स्केल पर हो सकते हैं, सिर्फ अकेले एटम्स के साथ नहीं। ये एक पूरा गेम चेंजर था। क्वांटम टनलिंग का कोई और प्राकृतिक एग्जांपल दे सकते हैं? रेडियो एक्टिव डिके, खासकर अल्फा डिके। एक अल्फा पार्टिकल परमाणु के न्यूक्लियस से उस एनर्जी बैरियर को टनल करके बाहर निकल जाता है जो उसे अंदर बांधे रखना चाहिए। चौथा, इस खोज ने क्वांटम कंप्यूटिंग में ठीक-ठीक कैसे मदद की? इसने एक क्यूबिट कैसे बनाया जाए इसका ब्लूप्रिंट दिया। जोसेफसन जंक्शंस पर आधारित सर्किट्स अब सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स का आधार हैं, जो गूगल और IBM जैसी कंपनियों द्वारा बनाए गए क्वांटम कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होते हैं। और आखिरी सवाल, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का आसान शब्दों में क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एनर्जी डिस्क्रीट पैकेट्स या क्वांटा में आती है। ये एक निरंतर प्रवाह नहीं है। जैसे सीढ़ियों पर आप स्टेप 1 या स्टेप 2 पर हो सकते हैं, पर स्टेप 1.5 पर नहीं। पार्टिकल्स के लिए एनर्जी लेवल्स उन्हीं स्टेप्स की तरह हैं। ठीक है, अब प्रैक्टिस क्यू का समय। Practicing. Josephson junctions enable macroscopic quantum tunneling. परफेक्ट। मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, एक नोबेल प्राइज विनिंग एक्सपेरिमेंट ने जोसेफसन जंक्शन का इस्तेमाल करके दिखाया कि क्वांटम टनलिंग बड़े स्केल पर भी हो सकती है, जिससे क्यूबिट्स का निर्माण संभव हुआ। ठीक है, क्वांटम दुनिया से चलिए वापस QKD. ब्रॉड माइक्रो थीम, सिक्योरिंग कम्युनिकेशन इन द क्वांटम एज। राइट। तो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन या QKD, ये क्या है? QKD एक सिक्योर कम्युनिकेशन मेथड है। ये क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स का यूज करके क्रिप्टोग्राफिक कीज को शेयर करता है। क्रिप्टोग्राफिक कीज मतलब पासवर्ड्स जैसा कुछ? हाँ, एक तरह से डेटा को एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए। इसका रियल लाइफ एग्जांपल ये है कि इससे ऐसी कम्युनिकेशन लाइंस बनाई जा सकती हैं जिन्हें हैक करना इम्पॉसिबल हो। इम्पॉसिबल, वो कैसे? चलिए कंटेंट डिस्कशन में समझते हैं। इंट्रोडक्शन ये है कि जैसे जैसे क्वांटम कंप्यूटर्स आ रहे हैं, हमारे करंट इंक्रिप्शन मेथड्स खतरे में हैं। क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर्स उन्हें आसानी से तोड़ सकते हैं। एग्जैक्टली। इसका बैकग्राउंड यही है कि हमें एक नए क्वांटम प्रूफ इंक्रिप्शन की जरूरत है और वहां QKD काम आता है। तो इसका कोर लॉजिक क्या है? ये काम कैसे करता है? QKD में इंफॉर्मेशन द की फोटॉन्स यानी लाइट के पार्टिकल्स के थ्रू भेजी जाती है। हर फोटॉन की एक क्वांटम स्टेट होती है, जैसे उसका पोलराइजेशन। ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स का एक नियम है कि आप किसी क्वांटम स्टेट को मेजर किए बगैर उसके बारे में जान नहीं सकते, और जैसे ही आप उसे मेजर करते हैं आप उसे बदल देते हैं। अच्छा, तो अगर कोई हैकर ईव्सड्रॉपर बीच में इस की को पढ़ने की कोशिश करेगा तो वो उन फोटॉन्स की स्टेट को डिस्टर्ब कर देगा और सेंडर और रिसीवर को तुरंत पता चल जाएगा कि कोई छेड़छाड़ हुई है। वो उस की को डिस्कार्ड कर देंगे और नई भेजेंगे। वाओ, मतलब चोरी पकड़ी ही जाएगी। इसमें जोसेफिन जंक्शंस का क्या रोल है? जोसेफिन जंक्शन सुपर कंडक्टिंग डिटेक्टर्स में यूज होते हैं जो सिंगल फोटॉन्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। ये QKD सिस्टम्स के लिए बहुत जरूरी हैं। ये बेसिकली दो सुपर कंडक्टर्स हैं जिनके बीच में एक थिन इंसुलेटिंग लेयर होता है। तो इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट है अल्ट्रा सिक्योर कम्युनिकेशन। हाँ, मिलिट्री, बैंकिंग, गवर्नमेंट सीक्रेट्स सबके लिए गेम चेंजर है। कंक्लूजन, QKD हमारे डिजिटल कम्युनिकेशन को फ्यूचर प्रूफ बनाने का एक तरीका है। एकदम सही। चलिए क्रॉस क्वेश्चनिंग। पहला, QKD में अगर कोई ईव्सड्रॉपर की को इंटरसेप्ट करता है तो क्या होता है? ईव्सड्रॉपर फोटॉन्स की क्वांटम स्टेट को डिस्टर्ब कर देता है, जिससे सेंडर और रिसीवर को उसकी प्रेजेंस का पता चल जाता है। मेमोरी हैक। क्वांटम वर्ल्ड में देखना मतलब छूना, और जैसे ही चोर ने छुआ अलार्म बज गया। नो साइलेंट स्पाइन। नाइस। दूसरा, QKD किस क्वांटम प्रिंसिपल पर बेस्ड है? ये इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि क्वांटम स्टेट को मेजर करने से वो स्टेट बदल जाती है। ऑब्जर्वर इफेक्ट। इसका कोई हैक? QKD equals quantum keep out distribution. The laws of physics themselves act as a keep out sign for hackers. ग्रेट। तीसरा, जोसेफसन जंक्शन के दो मुख्य कंपोनेंट्स क्या हैं? दो सुपरकंडक्टर्स जिनके बीच में एक थिन इंसुलेटिंग लेयर होता है। मेमोरी हैक। इसको सुपरकंडक्टिंग सैंडविच की तरह सोचो। दो ब्रेड सुपरकंडक्टर्स के बीच में एक पतली सी फिलिंग इंसुलेटर। हाँ, आई रिमेंबर दैट। चौथा, QKD का यूज क्यों जरूरी हो रहा है? क्योंकि आने वाले क्वांटम कंप्यूटर्स करंट एन्क्रिप्शन मेथड्स को आसानी से तोड़ सकते हैं। इसका कनेक्शन कैसे याद रखें? क्वांटम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्वांटम ही होगा। क्वांटम कंप्यूटर से बचने के लिए क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, फायर विद फायर। मेक्स परफेक्ट सेंस। पांचवा, QKD में इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में भेजी जाती है? सिंगल फोटॉन्स के फॉर्म में। मेमोरी हैक। Keys are light and secret, so they are sent as particles of light photons. Brilliant. अब practice Q. Practice saying QKD ensures secure communication because any attempt to observe the key will disturb it. जरूर। और mini recap? In short, QKD फिजिक्स के नियम का यूज करके अनहैकेबल कम्युनिकेशन बनाता है, जो आने वाले क्वांटम एरा के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, अगला टॉपिक। टॉपिक 7, अदर डेवलपमेंट्स इन क्वांटम टेक्नोलॉजी। ब्रॉड माइक्रो थीम।
इंडिया स्ट्रेटेजिक पुश इन द क्वांटम रेल्म। चले, तो इंडिया क्वांटम टेक्नोलॉजी में क्या कर रहा है? इंडिया इसमें काफी सीरियस है। सरकार ने नेशनल क्वांटम मिशन NQM लॉन्च किया है। नेशनल क्वांटम मिशन, इसका क्या उद्देश्य है? इसका गोल है इंडिया में क्वांटम टेक्नोलॉजी के R&D और इकोसिस्टम को बढ़ावा देना। इसके लिए 8 साल में 6,000 करोड़ से ज्यादा का बजट रखा गया है। वाओ, दैट्स अ सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट। और इसके अलावा एक क्वांटम सपोर्टेड इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म QSIP बनाया जा रहा है। इसे रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट RRI लीड कर रहा है। QSIP ये क्या करेगा? ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा जहां रिसर्चर्स क्वांटम टेक्नोलॉजीज पर कोलैबोरेट कर सकते हैं। इसका एक कंपोनेंट है QSIM, जो एक क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर है। अच्छा, अ वर्चुअल क्वांटम कंप्यूटर फॉर प्रैक्टिस। एग्जैक्टली। फिर एक और चीज है, इंडिया का पहला सॉलिड स्टेट क्वांटम डिवाइस। वो किसने बनाया? इसे IIT बॉम्बे के रिसर्चर्स ने बनाया है। ये क्वांटम कंप्यूटिंग की तरफ एक बड़ा प्रैक्टिकल कदम है। और इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज है, जैसे एटॉमिक क्लॉक्स। हाँ, इसरो एक ऐसी एटॉमिक क्लॉक डेवलप कर रहा है जो बहुत ही प्रिसाइज है। इसकी एक्यूरेसी है 1 नैनोसेकंड इन 100 मिलियन ईयर्स। अनबिलीवेबल। इसका यूज कहाँ होगा? नेविगेशन सैटेलाइट्स में, जैसे इंडिया का अपना नाविक सिस्टम। प्रिसाइज टाइमिंग से ही प्रिसाइज लोकेशन मिलती है। तो इन सब का कंक्लूजन यही है कि इंडिया क्वांटम रेस में पीछे नहीं रहना चाहता। बिल्कुल नहीं, हमें की प्लेयर बनना चाहते हैं। चलिए क्रॉस क्वेश्चनिंग। पहला, नेशनल क्वांटम मिशन NQM का बजट कितना है? 8 साल के लिए 6,003 करोड़ रुपीस। इसको कैसे याद रखें? सोचो, 6,000 करोड़ फॉर द मेन मिशन और 3 उसके 3 मेन पिलर्स के लिए, कंप्यूटिंग, कम्युनिकेशन, सेंसिंग। 6003। नाइस। दूसरा, QSIM क्या है? QSIM एक क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूलकिट है। मेमोरी हैक। QSIM इक्वल्स टू क्वांटम सिमुलेटर, नाम में ही है। सिंपल। तीसरा, इसरो द्वारा डेवलप की जा रही एटॉमिक क्लॉक का यूज कहाँ होगा? नाविक जैसे नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम्स में। इसका कनेक्शन कैसे याद रखें? नेविगेशन इज ऑल अबाउट टाइम एंड लोकेशन। बेस्ट लोकेशन के लिए बेस्ट टाइम चाहिए। बेस्ट टाइम आएगा एटॉमिक क्लॉक से। लॉजिकल। चौथा, QSIP को कौन सा इंस्टीट्यूट लीड कर रहा है? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट RII बेंगलुरु। मेमोरी हैक। CV रमन ने लाइट या फोटॉन्स पर काम किया था, जो क्वांटम का पार्ट है। तो क्वांटम प्लेटफॉर्म को रमन इंस्टीट्यूट ही लीड करेगा। ग्रेट कनेक्शन। पांचवा, इंडिया का पहला सॉलिड स्टेट क्वांटम डिवाइस किसने बनाया? IIT बॉम्बे के रिसर्चर्स ने। इसका कोई हैक? नेयर की टेक्नोलॉजी की शुरुआत अक्सर IIT से होती है, और बॉम्बे फाइनेंशियल कैपिटल है, तो वहां से सॉलिड टेक्नोलॉजी आना लॉजिकल है। सॉलिड स्टेट सॉलिड स्टार्ट फ्रॉम बॉम्बे। ओके, अब प्रैक्टिस क्यों? Right. प्रैक्टिसिंग। इंडियाज नेशनल क्वांटम मिशन एम्स टू बूस्ट R&D इन क्वांटम टेक्नोलॉजी। लेट्स डू इट। और मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, नेशनल क्वांटम मिशन और QSIP जैसे इनिशिएटिव्स के साथ इंडिया क्वांटम टेक्नोलॉजी में एक सेल्फ रिलायंट और कंपैरेटिव फ्यूचर बना रहा है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक। ये बहुत फ्यूचरिस्टिक है। टॉपिक 8, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस BCI। ब्रॉड माइक्रो थीम, मर्जिंग माइंड एंड मशीन। दिस इज ब्रॉड माइक्रो थीम, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज शेपिंग आवर फ्यूचर। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस या BCI, ये तो बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसा लगता है। बेसिकली ये एक दिमाग की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और एक एक्सटर्नल डिवाइस जैसे कंप्यूटर या रोबोटिक हाथ के बीच एक सीधा कम्युनिकेशन का रास्ता है। और ये हकीकत बन रहा है। एक रियल लाइफ एग्जांपल है, एक पैरालाइज्ड व्यक्ति का स्क्रीन पर कर्सर को कंट्रोल करना या प्रोस्थेटिक आर्म को सिर्फ सोचकर हिलाना। न्यूरालिंक जैसी कंपनियां इस सीमा को आगे बढ़ा रही हैं। हाँ, और इसका इंट्रोडक्शन ये है कि BCI हमारे विचारों और इरादों को सीधे हमारे ब्रेन सिग्नल से डिकोड करने का लक्ष्य रखता है। इसका बैकग्राउंड दशकों की न्यूरोसाइंस की रिसर्च में है, लेकिन हाल ही में AI और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में हुई प्रगति ने इसे एक हॉट फील्ड बना दिया है। तो इसका कोर लॉजिक क्या है, या आखिर काम कैसे करता है? इसके दो मुख्य प्रकार हैं। इन्वेजिव BCI में सर्जरी करके इलेक्ट्रोड्स को सीधे दिमाग में इम्प्लांट किया जाता है। इससे बहुत हाई क्वालिटी सिग्नल मिलता है, लेकिन सर्जिकल रिस्क्स भी होते हैं। और दूसरा है नॉन इन्वेजिव BCI, जिसमें बाहरी सेंसर्स का इस्तेमाल होता है, जैसे कि एक EEG कैप जिसमें इलेक्ट्रोड्स सर की त्वचा पर लगाए जाते हैं। ये ज्यादा सुरक्षित और आसान है, लेकिन सिग्नल कमजोर और नॉइजी होता है। फिर BCI सिस्टम अक्सर AI द्वारा संचालित कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल करके इन ब्रेन सिग्नल्स को इंटरप्रेट करता है और उन्हें एक डिवाइस के लिए कमांड्स में ट्रांसलेट करता है। इसके पोटेंशियल एप्लीकेशंस क्या हैं? वो जीवन बदलने वाले हैं। मेडिसिन के लिए ये फंक्शन को रिस्टोर करने के बारे में है। पैरालिसिस, लॉक्ड इन सिंड्रोम या एम्प्यूटेशंस वाले लोगों को मूवमेंट और कम्युनिकेशन वापस पाने में मदद करना। मेडिसिन के अलावा गेमिंग, स्मार्ट होम डिवाइसेस को कंट्रोल करना या इंसानी कॉग्निशन को एनहांस करने जैसे पोटेंशियल एप्लीकेशंस हैं। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट तो बहुत गहरा है। बिल्कुल, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास गंभीर डिसेबिलिटीज हैं। लेकिन जाहिर है कंक्लूजन ये है कि ये प्राइवेसी, सिक्योरिटी और इंसान होने का क्या मतलब है जैसे बड़े एथिकल सवाल भी उठाता है। चलिए क्विक Q&A करते हैं। इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव BCI में मुख्य अंतर क्या है? सिंपल मेमोरी हैक। इन्वेजिव इनसाइड द स्कल है, नॉन इन्वेजिव नॉट इनसाइड है। एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है, दूसरा लो रिस्क लोअर क्वालिटी सिग्नल है। BCI सिस्टम्स में AI कैसे मदद करता है? ब्रेन सिग्नल्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और नॉइजी होते हैं,
एआई खासकर मशीन लर्निंग उस नॉइज में पैटर्न्स ढूंढने और यूजर के इरादे को ठीक से डिकोड करने के लिए जरूरी है। एआई दिमाग की भाषा और कंप्यूटर की भाषा के बीच का ट्रांसलेटर है। क्या ये टेक्नोलॉजी सिर्फ मेडिकल उद्देश्यों के लिए है? जबकि अभी मेडिसिन ही प्राइमरी फोकस है, कई कंपनियों का लॉन्ग टर्म विजन कंज्यूमर एप्लीकेशंस का है। सोचिए, सिर्फ सोचकर ईमेल टाइप करना या अपने दिमाग से वीडियो गेम कंट्रोल करना, ये वो भविष्य है जिस पर वो काम कर रहे हैं। एक बड़ी चुनौती क्या है जो बीसीआई को रोक रही है? इन्वेजिव बीसीआई के लिए ये इम्प्लांट्स की लॉन्ग टर्म सेफ्टी और स्टेबिलिटी है। नॉन इन्वेजिव बीसीआई के लिए कंट्रोल को ज्यादा प्रिसाइज और रिलायबल बनाने के लिए सिग्नल क्वालिटी को बेहतर करना है। दोनों ही इंजीनियरिंग और मटेरियल साइंस की चुनौतियां हैं। और आखिरी सवाल, आउटलाइन में जिक्र की गई ब्लाइंड साइट टेक्नोलॉजी क्या है? ये बीसीआई का एक बहुत ही दिलचस्प स्पेसिफिक एप्लीकेशन है। ये उन लोगों के लिए है जो अपने विजुअल कॉर्टेक्स को नुकसान होने की वजह से अंधे हैं, भले ही उनकी आंखें स्वस्थ हों। टेक्नोलॉजी एक कैमरा का इस्तेमाल करके इमेजेस कैप्चर करती है और फिर दिमाग के दूसरे हिस्सों को सीधे स्टिम्युलेट करती है, डैमेज हुए विजुअल कॉर्टेक्स को बाईपास करके दृष्टि का एक एहसास पैदा करने के लिए। ये सचमुच अंधे लोगों को एक अलग ब्रेन पाथवे के जरिए देखने में मदद कर रही है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को लॉक करते हैं। Practice saying, BCI translates brain signals into computer commands. ग्रेट। मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस दिमाग और मशीन के बीच एक सीधा लिंक बना रहे हैं, मेडिकल मरीजों के लिए उम्मीद ला रहे हैं और इंसानी इन्हांसमेंट के भविष्य पर सवाल उठा रहे हैं। अपने दिमाग से चीजें बनाने से चलिए अब मशीन से चीजें बनाने की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक नेम 3D प्रिंटिंग। ब्रॉड माइक्रो थीम, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज शेपिंग आवर फ्यूचर। 3D प्रिंटिंग, जिसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं, बेसिकली ये टेक्नोलॉजी एक डिजिटल फाइल से लेयर बाय लेयर 3D डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स बनाती है। ये ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग का उल्टा है, जहां आप एक मटेरियल के ब्लॉक से शुरुआत करते हैं और एक्स्ट्रा हिस्सा काट कर निकाल देते हैं। हाँ, और इसका एक शानदार रियल लाइफ एग्जाम्पल मेडिसिन में है, जहां डॉक्टर्स कस्टम सर्जिकल गाइड्स या पेशेंट स्पेसिफिक इम्प्लांट्स को 3D प्रिंट कर सकते हैं। और आमतौर पर लोग घर पर इसका इस्तेमाल फोन केसेस से लेकर कस्टम फिगरीन्स तक सब कुछ बनाने के लिए करते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन ये है कि 3D प्रिंटिंग मैन्युफैक्चरिंग को डेमोक्रेटाइज कर रही है। सही, और इसका बैकग्राउंड ये है कि जबकि ये टेक 1980s से है, ये अभी सस्ते प्रिंटर्स और ज्यादा मटेरियल्स के साथ मेन स्ट्रीम बन रही है। इसका कोर लॉजिक क्या है? ये काम कैसे करता है और क्या-क्या प्रिंट कर सकता है? ये एक डिजिटल 3D मॉडल से शुरू होता है। प्रिंटर इस फाइल को पढ़ता है और ऑब्जेक्ट को एक एक पतली लेयर करके बनाना शुरू करता है। मटेरियल्स कुछ भी हो सकते हैं, प्लास्टिक फिलामेंट्स जो सबसे कॉमन है, से लेकर रेजिन्स, मेटल्स, पाउडर्स और यहाँ तक कि कंक्रीट या बायो प्रिंटिंग के लिए जीवित कोशिकाएं। ये लेयर बाय लेयर अप्रोच तो काफी कॉम्प्लेक्स शेप्स अलाउ करता होगा। बिल्कुल, ऐसे कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज जो ट्रेडिशनल मेथड से बनाना असंभव है। और अब कुछ 4D प्रिंटिंग नाम की भी चीज है, वो क्या है? 4D प्रिंटिंग अगला एवोल्यूशन है। यहाँ चौथा डायमेंशन है समय। एक 4D प्रिंटेड ऑब्जेक्ट स्मार्ट मटेरियल्स का इस्तेमाल करके बनाया जाता है, जो एक स्पेसिफिक स्टिमुलस जैसे गर्मी, रोशनी या पानी के संपर्क में आने पर समय के साथ अपना आकार या गुण बदलने के लिए प्रोग्राम्ड होते हैं। मतलब एक फ्लैट पैक्ड फर्नीचर जो गर्मी देने पर खुद असेंबल हो जाए। प्रिसाइसली, इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। ये रैपिड प्रोटोटाइपिंग, ऑन डिमांड मैन्युफैक्चरिंग, पार्ट्स तभी बनाना जब जरूरत हो और एक्सट्रीम कस्टमाइजेशन की अनुमति देता है। सप्लाई चेन्स के लिए इसका मतलब है कि आप एक स्पेयर पार्ट को दुनिया भर में शिप करने के बजाय स्थानीय रूप से प्रिंट कर सकते हैं। कंक्लूजन ये है कि 3D और 4D प्रिंटिंग हमें मास प्रोडक्शन से मास कस्टमाइजेशन की तरफ ले जा रहे हैं। Q&A का समय। 3D प्रिंटिंग और ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग में मुख्य अंतर क्या है? मेमोरी हैक। 3D प्रिंटिंग एडिटिव है, आप मटेरियल लेयर बाय लेयर जोड़ते हैं। ट्रेडिशनल सब्ट्रैक्टिव है, आप एक ब्लॉक से मटेरियल घटाते हैं। 4D प्रिंटिंग को 3D प्रिंटिंग से क्या अलग बनाता है? चौथा डायमेंशन, समय। एक 4D ऑब्जेक्ट प्रिंट होने के बाद अपना आकार या फंक्शन बदल सकता है एक स्टिम्युलस के जवाब में। यह एक प्री प्रोग्राम्ड ट्रांसफॉर्मेशन है। 4D प्रिंटिंग के पोटेंशियल का कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल दे सकती हैं? मेडिसिन में आप एक सेल्फ असेंबलिंग स्टेंट बना सकते हैं, जो एक कॉम्पैक्ट रूप में डाला जाता है और फिर शरीर के तापमान पर पहुंचने पर एक खून की नली के अंदर सही आकार में फैल जाता है। क्या 3D प्रिंटिंग सिर्फ छोटी चीजों के लिए है? अब नहीं, अब हमारे पास बड़े पैमाने के 3D प्रिंटर्स हैं जो कंक्रीट से पूरी बिल्डिंग्स या रॉकेट्स और हवाई जहाजों के लिए बड़े मेटल पार्ट्स प्रिंट कर सकते हैं। स्केल तेजी से बढ़ रहा है। इस टेक्नोलॉजी का एक बड़ा फायदा क्या है? डिजाइन फ्रीडम, क्योंकि आप लेयर बाय लेयर बना रहे हैं, आप आंतरिक संरचनाएं और जटिल आकार बना सकते हैं जो किसी और तरीके से असंभव है। इससे हल्के, मजबूत और ज्यादा एफिशिएंट पार्ट्स बनते हैं। ठीक है, चलिए इसे प्रैक्टिस करते हैं। Practicing. 3D printing is additive, building objects layer by layer. ग्रेट, मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, 3D प्रिंटिंग कस्टमाइज्ड ऑन डिमांड प्रोडक्शन को सक्षम करके मैन्युफैक्चरिंग में क्रांति ला रहा है, जबकि 4D प्रिंटिंग समय का डायमेंशन जोड़कर ऐसे ऑब्जेक्ट्स बना रहा है जो खुद को बदल सकते हैं। फिजिकल ऑब्जेक्ट्स प्रिंट करने से चलिए डिजिटल पैसे की दुनिया में चलते हैं। टॉपिक नेम, स्टेबल कॉइन्स एंड CBDC. ब्रॉड माइक्रो थीम। Emerging technologies shaping our future. ओके,
डिजिटल करेंसी, हम बहुत सारे कंफ्यूजिंग टर्म्स सुनते हैं। स्टेबल कॉइन से शुरू करते हैं, ये क्या है? बेसिकली ये एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है जिनकी वैल्यू किसी दूसरे एसेट जैसे यूएस डॉलर या सोना से जुड़ी होती है ताकि उनकी कीमत स्थिर रहे। राइट, एक रियल लाइफ एग्जांपल होगा टेथर, यूएसडीटी, या यूएसडी कॉइन, यूएसडीसी। जैसे स्टेबल कॉइन, एक यूएसडीटी हमेशा एक यूएस डॉलर के बराबर रहने के लिए डिजाइन किया गया है। ये बिटकॉइन जैसे वॉलेटाइल क्रिप्टो करेंसीज से बहुत अलग है। बिल्कुल, इसका इंट्रोडक्शन ये है कि स्टेबल कॉइन्स क्रिप्टो के फायदे, तेज ग्लोबल ट्रांजैक्शंस को ट्रेडिशनल करेंसी की स्थिरता के साथ जोड़ना चाहते हैं। इसका बैकग्राउंड वोलेटाइल क्रिप्टो इकोसिस्टम के अंदर एक विश्वसनीय माध्यम की जरूरत से आता है। तो ये एक प्राइवेट इनोवेशन हुआ। सरकारों का क्या? इससे हम आते हैं सीबीडीसी पर। सीबीडीसी का मतलब है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ये एक देश की फिएट करेंसी का डिजिटल रूप है जो सीधे सेंट्रल बैंक की जिम्मेदारी है। तो एक डिजिटल रूपी एक सीबीडीसी होगा जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करेगा और सपोर्ट करेगा। इसका कोर लॉजिक क्या है? इनमें फर्क क्या है? मुख्य अंतर यह है कि इन्हें कौन जारी करता है और बैक करता है। स्टेबल कॉइन्स प्राइवेटली जारी किए जाते हैं और उनकी स्थिरता उस प्राइवेट कंपनी पर निर्भर करती है जो रिजर्व्स रखती है। और सीबीडीसी? सीबीडीसी सरकारी तौर पर जारी किए जाते हैं जिन पर सरकार का पूरा विश्वास और क्रेडिट होता है, बिल्कुल फिजिकल कैश की तरह। दो प्रकार के सीबीडीसी होते हैं, रिटेल सीबीडीसी आम जनता के इस्तेमाल के लिए जैसे हर किसी के लिए एक डिजिटल वॉलेट, और होलसेल सीबीडीसी वित्तीय संस्थानों द्वारा इंटरबैंक सेटलमेंट्स के लिए। इन टेक्नोलॉजीज का रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या है? स्टेबल कॉइन्स पहले से ही क्रिप्टो ट्रेडिंग की दुनिया का एक आधार है। दूसरी तरफ सीबीडीसीज राष्ट्रीय भुगतान प्रणालियों में क्रांति ला सकते हैं, उन्हें ज्यादा कुशल बना सकते हैं और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दे सकते हैं। लेकिन इसके कुछ कंसर्न्स भी हैं ना? हाँ, ये प्राइवेसी के बारे में चिंताएं भी बढ़ाते हैं क्योंकि एक सेंट्रल बैंक संभवतः सभी ट्रांजैक्शंस को ट्रैक कर सकता है। कंक्लूजन ये है कि हम डिजिटल करेंसीज के भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन प्राइवेट और पब्लिक मॉडल्स के बीच बहस अभी भी बहुत एक्टिव है। चलिए Q&A में जाते हैं। एक स्टेबल कॉइन और एक सीबीडीसी में बुनियादी अंतर क्या है? मेमोरी हैक, स्टेबल कॉइन प्राइवेट है, सीबीडीसी सेंट्रल बैंक, पब्लिक सरकारी है। यह सबसे महत्वपूर्ण अंतर है। अगर हमारे पास डॉलर्स पहले से हैं तो हमें स्टेबल कॉइन्स की जरूरत क्यों है? क्रिप्टो की दुनिया में ट्रेडिशनल बैंक्स और क्रिप्टो एक्सचेंजेसों के बीच ट्रांजैक्शंस धीमे और महंगे हो सकते हैं। स्टेबल कॉइन्स एक स्थिर डॉलर समतुल्य एसेट प्रदान करते हैं जो ब्लॉकचेन पर रहता है, जिससे क्रिप्टो इकोसिस्टम के अंदर लगभग तुरंत 24/7 ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। सरकारों के लिए सीबीडीसी बनाने का मुख्य कारण क्या है? पेमेंट सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ाना और लागत कम करना, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करना और उन लोगों के लिए वित्तीय समावेशन बढ़ाना जिनके पास ट्रेडिशनल बैंकिंग तक पहुंच नहीं हो सकती। आपने रिटेल और होलसेल सीबीडीसीज का जिक्र किया। हर एक का इस्तेमाल कौन करता है? याद रखना आसान है, रिटेल आपके और मेरे लिए आम जनता जो रोजमर्रा के पेमेंट्स करती है, होलसेल बड़े लोगों के लिए है, बैंक्स जो आपस में बड़े ट्रांजैक्शन सेटल करते हैं। सीबीडीसीज के साथ एक बड़ी चिंता क्या है? प्राइवेसी, क्योंकि एक सीबीडीसी सीधे सेंट्रल बैंक की जिम्मेदारी होगी। एक चिंता है कि सरकार के पास अपने नागरिकों द्वारा किए गए हर एक ट्रांजैक्शन का पूरा लेजर हो सकता है जिसके बड़े प्राइवेसी इंप्लीकेशंस हैं। ठीक है, चलिए इस मुख्य अंतर को प्रैक्टिस करते हैं। Practicing, stable coins are private, CBDCs are issued by a central bank. परफेक्ट। मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, स्टेबल कॉइन्स कीमत की स्थिरता के लिए प्राइवेट क्रिप्टो का जवाब है, जबकि सीबीडीसीज डिजिटल राष्ट्रीय मुद्रा के भविष्य के लिए सरकार का विजन है। ओके, हमारे आखिरी सेगमेंट के लिए कुछ क्विक फायर सुपर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स। राइट, टेक टिडबिट्स फ्रॉम ब्लूटूथ टू टेलीसर्जरी। ये एक मिक्स्ड बैग है जिसमें हम ब्लूटूथ मैश नेटवर्किंग से लेकर भारत के अपने सर्जिकल रोबोट तक कई कटिंग एज टेक्नोलॉजीज पर नजर डालेंगे। इसका रियल लाइफ एग्जांपल ये हो सकता है कि इमेजिन करो, बिना इंटरनेट या मोबाइल नेटवर्क के भी आप अपने दोस्तों से चैट कर सकते हैं। हाँ, दैट्स व्हाट ब्लूटूथ मैश नेटवर्किंग कैन डू। तो इंट्रोडक्शन यही है कि ये छोटी छोटी खबरें दिखाती हैं कि टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से और कितने अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, तो शुरू करते हैं ब्लूटूथ मैश नेटवर्किंग से। ठीक है, इसकी ऐप है बिचैट, जिसे ट्विटर के को फाउंडर ने बनाया है। ये काम कैसे करता है? ये डिवाइसेस का एक मल्टी हॉप नेटवर्क बनाता है। डेटा एक डिवाइस से दूसरे पर हॉप करता है जब तक डेस्टिनेशन तक न पहुंच जाए। मैनी टू मैनी कम्युनिकेशन। इसके फायदे? कोई सेंट्रल डेटाबेस नहीं, एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड और एनोनिमस, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, प्राइवेसी फोकस्ड। कूल। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट वाटरवर्थ। ये मेटा का प्रोजेक्ट है, दुनिया का सबसे लंबा सबसी फाइबर ऑप्टिक केबल प्रोजेक्ट। इंडिया में कहाँ आ रहा है? 2 लैंडिंग साइट्स हैं, मुंबई और विशाखापट्टनम। ओके, नेक्स्ट, विक्रम 3201। ये भारत का पहला 32 बिट प्रोसेसर है। इसे इसरो के लॉन्च व्हीकल्स के लिए क्वालिफाई किया गया है। किसने बनाया? VSC यानी इसरो और SCL चंडीगढ़ ने मिलकर। एक और है कल्पना 3201। गॉट इट। नेक्स्ट है फास्टैग। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी RFID टेक्नोलॉजी पर काम करता है। विंडस्क्रीन पर लगा टैग टोल प्लाजा पर रेडियो वेव्स के जरिए कम्युनिकेट करता है। और पेमेंट लिंक्ड अकाउंट से हो जाती है?
इसे NPCI ने बनाया, राइट? हाँ, अंडर नेटसी प्रोग्राम। अब आते हैं डिजिटल ट्विन पर। ये क्या है? ये किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट, पर्सन या प्रोसेस का डिजिटल रिप्रेजेंटेशन है, एक डिजिटल जुड़वा। हाँ। इसका यूज ये रियल टाइम डेटा का यूज करके रियल सिचुएशंस को सिमुलेट करता है ताकि बेहतर डिसीजन लिए जा सकें। और आखिर में SSI मंत्रा। ये भारत का स्वदेशी सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम है। इसकी अचीवमेंट क्या है? इसने 10,000 किलोमीटर दूर से दुनिया की पहली कार्डियक टेली सर्जरी की। अमेजिंग, राइट? ट्रूली अमेजिंग। इन सब का रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट यही है कि ये इनोवेशंस, कम्युनिकेशन, स्पेस, ट्रांसपोर्ट, हर जगह इंडिया की कैपेबिलिटीज बढ़ा रहे हैं। Absolutely. Conclusion? Innovation is happening everywhere, in big missions and in smaller, crucial technologies. चलिए, इसका फाइनल क्रॉस क्वेश्चनिंग राउंड। पहला, ब्लूटूथ मैश नेटवर्किंग की सबसे बड़ी प्राइवेसी फीचर क्या है? कोई सेंट्रल डेटाबेस नहीं होना और रजिस्ट्रेशन की जरूरत ना होना। मेमोरी हैक। Mesh is messy for snoopers. कोई सेंट्रल पॉइंट नहीं अटैक करने के लिए, कोई यूजर डेटा नहीं है चुराने के लिए। टोटल प्राइवेसी। हाँ, नाइस। दूसरा, विक्रम 321 प्रोसेसर किसने विकसित किया है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर और सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी SCL ने। इसका मेमोरी हैक? विक्रम प्रोसेसर बाय विक्रम साराभाई सेंटर, नाम ही सबसे बड़ा क्लू है, और SCL सेमीकंडक्टर एक्सपर्टीज प्रोवाइड करता है। इजी। तीसरा, फास्टैग किस तकनीक पर आधारित है? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID। मेमोरी हैक? FASTag helps you go fast. RFID uses radio frequency which travels fast. Fast radio is equal to FASTag. परफेक्ट लॉजिक। चौथा, SSI मंत्रा क्या है? भारत का स्वदेशी सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम। इसे कैसे याद रखें? सर्जरी में एक डॉक्टर का हाथ एक मंत्रा की तरह स्टेडी होना चाहिए। SSI मंत्रा सर्जन्स के लिए वही स्टेडी रोबोटिक हैंड है। ग्रेट एनालॉजी। पांचवा, डिजिटल ट्विन और एक नॉर्मल 3D मॉडल में क्या अंतर है? डिजिटल ट्विन रियल टाइम डेटा का यूज करता है और फिजिकल ऑब्जेक्ट के साथ साथ अपडेट होता रहता है, जबकि 3D मॉडल स्टैटिक होता है। मेमोरी हैक। एक 3D मॉडल एक फोटो है, एक डिजिटल ट्विन एक जिंदा सांस लेती कॉपी है जो ओरिजिनल को रियल टाइम में मिरर करती है। एक्सीलेंट। अब आखिरी प्रैक्टिस क्यू। प्रैक्टिस सेइंग SSI मंत्रा इज इंडियाज इंडिजिनस सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम। लेट्स डू इट। और इस सेगमेंट का मिनी रिकैप। In short, from private messaging with Bluetooth mesh to remote surgery with SSI Mantra, Indian innovation is making waves. तो दोस्तों, ये थी हमारी IT एंड कंप्यूटर की दुनिया में एक कॉम्प्रिहेंसिव यात्रा। हाँ, हमने आज काफी कुछ कवर किया। ब्रॉड माइक्रो थीम था फाउंडेशंस ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग एंड इंटेलिजेंस, और हमने उसके हर पहलू को छुआ। चलिए एक क्विक समरी लेते हैं। हमने AI के बेसिक समझे, ANI से लेकर एजेंटिक AI तक। हमने भारत के एम्बिशियस भारत जेन प्रोजेक्ट और दूसरे AI इनिशिएटिव्स के बारे में जाना। हमने डीप फेक्स के पीछे की गैन्स टेक्नोलॉजी और उसके खतरों को समझा। फिर हमने AI के दूसरे डेवलपमेंट्स जैसे AlphaFold और BioEmu पर नजर डाली। हमने क्वांटम टेक्नोलॉजी की रहस्यमयी दुनिया में कदम रखा, सुपरपोजिशन, एंटेंगलमेंट और क्वांटम टनलिंग को समझा। QKD के जरिए सिक्योर कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस को जाना। हमने भारत के नेशनल क्वांटम मिशन और QSIP जैसे डेवलपमेंट्स को कवर किया। फिर ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस और ब्लाइंड साइट प्रोजेक्ट के फ्यूचर को देखा। हमने 3D एंड 4D प्रिंटिंग की मैन्युफैक्चरिंग पावर को समझा। हमने स्टेबल कॉइन्स और CBDC के बीच के अंतर को साफ किया। हमने भारत के डिजिटल रुपी के बारे में जाना। और अंत में हमने ब्लूटूथ मैश, विक्रम 3201, फास्टैग, डिजिटल ट्विन और SSI मंत्रा जैसे जरूरी इनोवेशंस को टच किया। फ्यू, दैट वाज अ लॉट। अब कुछ शॉर्ट कंटेंट प्रोब्स। चलिए देखते हैं कितना याद रहा। ओके, लेट्स गो। नंबर 1, आप ब्लेचली डिक्लेरेशन के मुख्य उद्देश्य को एक वाक्य में कैसे समझाएंगे? ब्लेचली डिक्लेरेशन फ्रंटियर AI के रिस्क्स और अपॉर्चुनिटीज पर एक कॉमन ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए है। सही। नंबर 2, जेविन्स पैराडॉक्स और सोलो पैराडॉक्स में से कौन सा पैराडॉक्स टेक्नोलॉजी के उपयोग के बावजूद प्रोडक्टिविटी में वृद्धि ना होने की बात करता है? ये है सोलो पैराडॉक्स। टेक्नोलॉजी से प्रोग्रेस स्लो हो गई। परफेक्ट। नंबर 3, जोसेफसन जंक्शन के दो मुख्य कंपोनेंट्स क्या हैं? दो सुपरकंडक्टर्स जिनके बीच में एक थिन इंसुलेटिंग लेयर है, द सुपरकंडक्टिंग सैंडविच। एक्सीलेंट। नंबर 4, ब्लाइंड साइट प्रोजेक्ट शरीर के किस हिस्से को बाईपास करके विजन रिस्टोर करने का लक्ष्य रखता है? आंखों और ऑप्टिकल नर्व को। करेक्ट। नंबर 5, 4D प्रिंटिंग में चौथा D क्या दर्शाता है? टाइम। और आखिरी नंबर 6, भारत में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स VDAs पर कितना टैक्स लगाया गया है? एक फ्लैट 30% टैक्स ऑन गेन्स। ब्रिलियंट। अब आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज। ओके। आज हमने जिन 12 विषयों पर चर्चा की, उनमें से किसी एक को चुनें और अपने किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को 2 मिनट में समझाने की कोशिश करें। सी इफ यू कैन मेक देम से वाओ दैट्स कूल। दैट्स अ ग्रेट चैलेंज। नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ती है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये डीप डाइव पसंद आया होगा। ज्ञान का ये सफर यहीं खत्म नहीं होता। सो कीप लर्निंग, स्टे क्यूरियस। और हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए रोमांचक विषय के साथ। तब तक के लिए अलविदा। क्या एप्लीकेशन आती हैं जो दिखती भी नहीं लेकिन उनकी टक्कर से पूरा स्पेस टाइम हिल जाता है?
बिल्कुल। जैसे पानी में पत्थर फेंकने से रिपल्स बनती हैं, बिल्कुल वैसे ही। हाँ साउंड्स लाइक साइंस फिक्शन है ना? लगता तो है, बट ये रियल है। आज हम ऐसी ही कमाल की चीजों के बारे में बात करेंगे। डेफिनेटली। तो आगे बढ़ने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो, लाइक अ पार्टिकल हिटिंग अ डिटेक्टर। नाइस एनालॉजी। और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो ताकि आप कोई भी कॉस्मिक अपडेट मिस ना करो। चले, बिल्कुल। आज का हमारा सफर बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। आई कांट वेट। हम शुरू करेंगे ब्लैक होल मर्जर की माइंड ब्लोइंग कहानी से। ओके। फिर हम यूनिवर्स के गोस्ट पार्टिकल्स यानी न्यूट्रिनो से मिलेंगे। द स्पूकी वंस, गॉट इट। उसके बाद हम दुनिया की सबसे बड़ी मशीन सर्न के लार्ज हाइड्रॉन कलाइडर की सैर करेंगे। द बिग बैंग मिशन। एग्जैक्टली। और आखिर में हम यूनिवर्स के एक बड़े राज ऑर्डिनरी मैटर के गुमशुदा हिस्से को ढूंढेंगे। वाओ। तो सीट बेल्ट्स लगा लो। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। लेट्स डू इट। टॉपिक नेम 3.1 ब्लैक होल मर्जर। ब्रॉड माइक्रो थीम, कॉस्मिक इवेंट्स एंड फंडामेंटल पार्टिकल्स। ओके, लेट्स अनपैक दिस। बेसिकली ब्लैक होल मर्जर का मतलब है जब दो ब्लैक होल्स जो स्पेस में ऐसी जगह हैं जहां से लाइट भी नहीं बच सकती, करेक्ट। एक दूसरे के करीब आकर स्पाइरल करते हुए आखिर में एक हो जाते हैं। एकदम कॉस्मिक डांस जैसा। एग्जैक्टली। इसे समझने के लिए एक सिंपल एनालॉजी सोचो। ओके, एक ट्रैम्पोलिन है जो हमारा स्पेस टाइम है। राइट, द फैब्रिक ऑफ द यूनिवर्स। अब उस पर दो भारी बॉलिंग बॉल्स रख दो। जब वो एक दूसरे के पास आएंगी और टकराएंगी तो पूरे ट्रैम्पोलिन पर वेव्स या रिपल्स फैल जाएंगी। अच्छा, आई गेट इट। ये ही रिपल्स ग्रेविटेशनल वेव्स हैं। समझे? समझ गए। तो हाल ही में न्यूज ये है कि साइंटिस्ट्स ने अब तक का सबसे बड़ा ब्लैक होल मर्जर डिटेक्ट किया है। यस, द बिगेस्ट वन येट। सोचो, दो सुपरमैसिव ब्लैक होल्स मिलकर एक नया ब्लैक होल बन गए जिसका मास हमारे सूरज से 225 गुना ज्यादा है। 225 टाइम्स, दैट्स क्रेजी। क्रेजी, राइट? इस डिटेक्शन का कोड नाम है GW231123 और इसको एलवी के नेटवर्क ने डिटेक्ट किया, यानी अमेरिका में लाइगो, इटली में वर्गो और जापान में कागरा ऑब्जर्वेटरीज ने मिलकर। अ ग्लोबल एफर्ट। बिल्कुल। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये समझना जरूरी है कि ब्लैक होल्स हैं क्या। गुड पॉइंट, लेट्स कवर द बेसिक्स। ये स्पेस में ऐसी जगह है जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है कि कुछ भी, इवन लाइट, नहीं निकल सकती। द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। एग्जैक्टली। और ये बनते कैसे हैं? जब कोई बहुत बड़ा स्टार, अ हाई मास स्टार, अपनी लाइफ के एंड में एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन में मरता है, कबूम! तो उसका कोर कोलैप्स होकर ब्लैक होल बन जाता है। और ये याद रखना जरूरी है कि हमारे सूरज जैसे लो या मीडियम मास स्टार्स व्हाइट ड्वार्फ बन जाते हैं, ब्लैक होल नहीं। करेक्ट, दैट्स अ की डिस्टिंक्शन इन स्टेलर एवोल्यूशन। तो इनके मर्जर से जो चीज पैदा होती है वो है ग्रेविटेशनल वेव्स। द रिपल्स वी टॉक्ड अबाउट। इन्हें स्पेस टाइम में रिपल्स कहते हैं। और ये आइडिया आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में प्रिडिक्ट किया था 100 साल पहले। इमेजिन द फोरसाइट। ये वेव्स लाइट की स्पीड से चलती हैं और इन्हें पहली बार 2015 में लाइगो ने डिटेक्ट किया था, जिसके लिए 2017 में नोबेल प्राइज भी मिला था। सो दिस इज अ बिग डील। ह्यूज डील। तो एज टू बी प्रिसाइज, कौन से इवेंट्स हैं जिनसे ग्रेविटेशनल वेव्स पैदा होती हैं? मोस्टली वेरी वायलेंट कॉस्मिक इवेंट्स। जैसे एक तो है जब स्टार एसिमेट्रिकली एक्सप्लोड करता है, सुपरनोवा। दूसरा, जब दो बड़े स्टार्स एक दूसरे को ऑर्बिट करते हैं। हाँ। तीसरा, जब दो ब्लैक होल्स मर्ज करते हैं, जो हम डिस्कस कर रहे हैं। द मोस्ट पावरफुल सोर्स। और चौथा, जब एक ब्लैक होल और एक न्यूट्रॉन स्टार मर्ज करते हैं। राइट। और ये डिटेक्शन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हमें यूनिवर्स को देखने का एक नया जरिया देता है। A new window. अब तक हम लाइट मतलब टेलीस्कोप से यूनिवर्स को देखते थे। Right. अब हम ग्रेविटी मतलब ग्रेविटेशनल वेव से उसे सुन सकते हैं। Wow. ये हमें उन चीजों के बारे में बताता है जो हम देख नहीं सकते, जैसे ब्लैक होल्स। So what does this all mean? The conclusion. It means that technology is finally catching up to our theories. इसका मतलब है कि हमारी टेक्नोलॉजी अब इतनी एडवांस्ड हो गई है कि हम यूनिवर्स के सबसे वायलेंट और एनर्जेटिक इवेंट्स को भी स्टडी कर सकते हैं। जो हमसे करोड़ों लाइट ईयर्स दूर हो रहे हैं। That's cool, ना? It's incredible. Okay, time for some cross questioning. हाँ. First question. अगर ब्लैक होल से लाइट भी नहीं निकलती तो हमें एग्जैक्टली कैसे पता चला कि दो ब्लैक होल्स मर्ज हुए? Excellent question. As I said, हम उन्हें डायरेक्ट नहीं देखते। हम उनके मर्जर्स से पैदा हुई ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करते हैं। Okay. लाइगो, वर्गो, कागरा के डिटेक्टर्स इतने सेंसिटिव हैं कि वो स्पेस टाइम में होने वाले उस छोटे से स्ट्रेच और स्क्वीज को भी नाप लेते हैं। That tiny change. Yes, memory hack time. इसको ऐसे याद रखो जैसे तुम फोन पे वाइब्रेशन फील करते हो मैसेज आने पर। Right. वैसे ही ये डिटेक्टर्स यूनिवर्स का वाइब्रेशन फील करते हैं। सो GW equals cosmic vibration. Brilliant. Second question. सोर्स में लाइगो इंडिया का जिक्र है, हिंगोली महाराष्ट्र में। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बहुत जरूरी है। जितने ज्यादा डिटेक्टर्स होंगे उतनी ही आसानी से हम वेव के सोर्स को पिन पॉइंट कर पाएंगे। Makes sense. सोचो, अगर एक कान से सुनोगे तो आवाज की डायरेक्शन का अंदाजा लगाना मुश्किल है। 2 से बेहतर और 3 या 4 से एकदम परफेक्ट। Right. लाइगो इंडिया इस नेटवर्क को और पावरफुल बनाएगा। मेमोरी हैक, मोर डिटेक्टर्स इक्वल्स बेटर कॉस्मिक GPS। Love that. Third question. ब्लैक होल्स के टाइप्स बताए गए हैं, स्टेलर मास, इंटरमीडिएट मास, IMBH और सुपरमैसिव। इनमें क्या फर्क है? बेसिकली ये साइज का फर्क है। Okay. स्टेलर मास कुछ सूरज के मास के बराबर होते हैं।
सुपरमैसिव, लाखों या करोड़ों सूरज के बराबर, जो गैलेक्सीज के सेंटर में मिलते हैं। द बिग बॉसेस। एंड इंटरमीडिएट मास इनके बीच में आते हैं और काफी रेयर माने जाते हैं। द मिस्टीरियस मिडिल चाइल्ड। एग्जैक्टली। मेमोरी हैक, SML साइज की तरह। स्टेलर इक्वल्स स्मॉल, सुपरमैसिव इक्वल्स लार्ज, इंटरमीडिएट इक्वल्स मीडियम एंड मिस्टीरियस। परफेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन, क्या ग्रेविटेशनल वेव्स हमें अफेक्ट करती हैं? शुड वी बी वरीड? हंसते हुए, थ्योरेटिकली हाँ। जब एक वेव हमारे पास से गुजरती है तो वो हमें थोड़ा सा स्ट्रेच और स्क्वीज करती है। रियली? आइगो जैसे सुपर सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स ही इसे डिटेक्ट कर सकते हैं, तो डरना नहीं। गुड टू नो। फाइनल क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक। आइंस्टाइन ने 100 साल पहले इन वेव्स को प्रेडिक्ट किया था। उन्हें कैसे पता चला? आइंस्टाइन्स जीनियस, दैट्स द सिंपल आंसर। हाँ। उनकी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने बताया कि ग्रेविटी स्पेस टाइम में एक कर्वेचर है। द ट्रैम्पोलिन एनालॉजी अगेन। यस, उन्होंने सोचा कि अगर मैसिव ऑब्जेक्ट्स मूव करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे, तो इस कर्वेचर में वेव्स पैदा होनी चाहिए, बिल्कुल जैसे पानी में चलती नाव वेव्स पैदा करती है। अ लॉजिकल लीप। एंड 100 साल बाद हमने उन वेव्स को डिटेक्ट कर लिया। मेमोरी हैक, आइंस्टाइन्स ब्रेन इक्वल्स कॉस्मिक क्रिस्टल बॉल। Okay, a quick break. चलो pause करो and practice saying the LVK network comprising LIGO, Virgo and Kagra detected gravitational waves from a massive black hole merger. Go on, try it. It helps. So, the mini recap in short. साइंटिस्ट्स ने अब तक का सबसे बड़ा ब्लैक होल मर्जर डिटेक्ट किया है, जिसने ग्रेविटेशनल वेव्स पैदा की और इससे यूनिवर्स को समझने का एक नया रास्ता खुला है। Awesome. चलो अब बात करते हैं यूनिवर्स के सबसे मिस्टीरियस पार्टिकल्स की। नेक्स्ट टॉपिक। रेडी? टॉपिक नेम? 3.2 न्यूट्रिनो, ब्रॉड माइक्रो थीम। कॉस्मिक इवेंट्स एंड फंडामेंटल पार्टिकल्स। न्यूट्रिनोज, इन्हें घोस्ट पार्टिकल्स भी कहते हैं। बेसिकली ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिनका कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता, साइज ऑलमोस्ट जीरो होता है और मास बहुत ही छोटा होता है। The ultimate introverts of the particle world. Imagine करो, हर सेकंड आपके अंगूठे के नाखून से 100 बिलियन न्यूट्रिनोज गुजर रहे हैं जो सूरज से आ रहे हैं। 100 बिलियन पर सेकंड। पर सेकंड। और आपको बिल्कुल पता नहीं चलता, माइंड ब्लोइंग। क्योंकि ये मैटर के साथ इंटरैक्ट ही नहीं करते। ये घोस्ट की तरह दीवारों, जमीन और आपके आर पार निकल जाते हैं। Here's where it gets really interesting. अभी चाइना में दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टर जूनो, जांगमेन अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, एक्टिवेट हुआ है। A huge new eye on the universe. और ये जमीन से 700 मीटर नीचे है। ऐसा इसलिए ताकि जमीन की ऊपरी परत बाकी सब इंटरफेयरिंग पार्टिकल्स जैसे म्यूऑन्स को रोक ले और सिर्फ न्यूट्रिनोज ही डिटेक्टर तक पहुंच पाएं। It's like building an observatory in a cave to avoid city lights. Here the light pollution is other particles. Exactly. न्यूट्रिनोज यूनिवर्स में फोटॉन्स और टू बी प्रिसाइज लाइट पार्टिकल्स के बाद सेकंड मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल्स हैं। So there are tons of them. टन्स। लेकिन इन्हें डिटेक्ट करना बेहद मुश्किल है। Because they're ghost, क्योंकि ये सिर्फ वीक न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटी के थ्रू ही इंटरैक्ट करते हैं। इन पर मैग्नेटिक फील्ड्स का भी कोई असर नहीं होता। सो दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। एग्जैक्टली। इसलिए ये अपने सोर्स से सीवी लाइन में ट्रैवल करते हैं एट नियरली द स्पीड ऑफ लाइट। तो जूनो के गोल्स क्या हैं? व्हाट आर दे ट्राइंग टू फाइंड आउट? दो मेन गोल्स हैं। ओके। पहला मास हायरार्की पता करना। न्यूट्रिनोज के 3 टाइप्स और फ्लेवर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, मियॉन और टाउ। जूनो ये पता लगाएगा कि इनमें से कौन सा सबसे भारी है और कौन सा सबसे हल्का। अ कॉस्मिक वेन। दूसरा गोल है ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी को मेजर करना। ऑसिलेशन मतलब न्यूट्रिनोज ट्रैवल करते वक्त एक टाइप से दूसरे टाइप में बदलते रहते हैं। दिस शेप शिफ्ट। इन अ वे यस। इस बदलाव की फ्रीक्वेंसी क्या है ये जूनो मेजर करेगा। एंड व्हाई डज दिस मैटर? वेल, न्यूट्रिनोज को समझना हमें यूनिवर्स के फंडामेंटल वर्किंग्स के बारे में बताता है। द बेसिक रूल्स ऑफ द गेम। ये जवाब देने में मदद करेंगे जो हम अभी तक नहीं जानते। एग्जैक्टली। इट्स लाइक अनलॉकिंग अ सीक्रेट लेवल इन द गेम ऑफ फिजिक्स। आई लाइक दैट, अ सीक्रेट लेवल। ओके, क्रॉस क्वेश्चनिंग टाइम। फर्स्ट, इन्हें गोस्ट पार्टिकल्स क्यों कहते हैं? कोई और आसान एग्जांपल है? सोचो तुम एक ऐसी बॉल फेंक रहे हो जो हर चीज के आर पार चली जाती है, दीवार, घर, लोग, बिना किसी को टच किए। ओके, एन इंटेंजिबल बॉल। न्यूट्रिनोज बिल्कुल वैसे ही हैं, इसलिए गोस्ट पार्टिकल्स। एंड द मेमोरी हैक इज इन द नेम। न्यूट्रिनो इक्वल टू न्यूट्रल, नो चार्ज, प्लस टाइनी इक्वल टू नियरली इनविजिबल गोस्ट। गॉट इट। सेकंड क्वेश्चन, अगर ये इंटरैक्ट नहीं करते तो जूनो इन्हें डिटेक्ट कैसे करता है? ग्रेट पॉइंट। वो 99.999% टाइम इंटरैक्ट नहीं करते, लेकिन कभी-कभी 1 in a trillion एक न्यूट्रिनो किसी एटम के न्यूक्लियस से टकरा जाता है। दैट्स अ रेयर इवेंट। वेरी रेयर। जूनो एक बहुत बड़ा टैंक है जिसमें एक स्पेशल लिक्विड भरा है। जब कोई न्यूट्रिनो उस लिक्विड के एटम से टकराता है तो एक छोटी सी लाइट की फ्लैश पैदा होती है। एंड द डिटेक्टर्स सी दैट फ्लैश। हजारों सेंसिटिव डिटेक्टर्स उस फ्लैश को पकड़ लेते हैं। मेमोरी हैक, जूनो इज इक्वल्स टू जायंट न्यूट्रिनो कैचर यूजिंग फ्लैशेस ऑफ लाइट। कूल। थर्ड क्वेश्चन, सोर्सेज में और भी ऑब्जर्वेटरीज का नाम है, जैसे आइस क्यूब, ये कहाँ है? आइस क्यूब इज एट द साउथ पोल। साउथ पोल, वाओ। हाँ, ये दुनिया का पहला डीप आइस कॉस्मिक न्यूट्रिनो डिटेक्टर है। वहाँ उन्होंने बर्फ के अंदर 1 क्यूबिक किलोमीटर में डिटेक्टर्स लगाए हैं। अमेजिंग। फिर है कैटरिन जर्मनी में, और इंडिया का INO इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी तमिलनाडु में बोडी हिल्स में बन रहा है। गुड टू नो। एंड द हैक? मेमोरी हैक, आइस क्यूब, साउथ पोल आइस, INO इंडिया,
केट्रियन, जर्मनी। लोकेशन से नाम याद रखो। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, ये मास हायरार्की इतनी बड़ी चीज क्यों है? मास पता करने से क्या होगा? फिजिक्स के स्टैंडर्ड मॉडल में न्यूट्रिनोज को मासलेस माना गया था, राइट, दे वर सपोज्ड टू हैव जीरो मास। लेकिन ऑसिलेशन डिस्कवरी ने प्रूव किया कि उनका मास है। अब उनका एग्जैक्ट मास और हायरार्की, मतलब कौन भारी कौन हल्का, जानना जरूरी है। व्हाई? ये हमें स्टैंडर्ड मॉडल से आगे की फिजिक्स समझने में मदद करेगा, मे बी डार्क मैटर जैसे मिस्ट्री सॉल्व करने में भी। मेमोरी हैक, मास हायरार्की इज इक्वल टू रैंकिंग द न्यूट्रिनोज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बाय वेट टू विन द प्राइज ऑफ न्यू फिजिक्स। मेक सेंस। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेक्शन, म्यूऑन क्या है? ये बार-बार आता है। म्यूऑन बेसिकली इलेक्ट्रॉन का भारी भाई है। हेवी ब्रदर, ओके। ये भी एक फंडामेंटल पार्टिकल है, स्टैंडर्ड मॉडल का हिस्सा। बस ये इलेक्ट्रॉन से करीब 200 गुना ज्यादा मैसिव और अनस्टेबल होता है। सो इट डजंट स्टिक अराउंड फॉर लॉन्ग। एग्जैक्टली। मेमोरी हैक, म्यूऑन इक्वल्स हेवी मूडी इलेक्ट्रॉन। Time for a quick practice. Pause करें और बोलें. Neutrinos are subatomic ghost particles that are studied in underground observatories like Juno to understand their mass, hierarchy and oscillation. Practice makes perfect. And the mini recap. In short, न्यूट्रिनोज यूनिवर्स के इल्यूसिव मैसेंजर्स हैं और जूनो जैसे डिटेक्टर्स इनके सीक्रेट्स, मास और ऑसिलेशंस को अनकवर करने में हमारी मदद कर रहे हैं। Brilliant. Okay, अब आते हैं उस जगह पर जहां बिग बैंग के कंडीशंस को रिक्रिएट किया जाता है. ओह, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स। Topic name 3.3 CERN, European Organization for Nuclear Research. ब्रॉड माइक्रो थीम, कॉस्मिक इवेंट्स एंड फंडामेंटल पार्टिकल्स। CERN यानी यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टिकल फिजिक्स लेबोरेटरी. और ये फ्रांस स्विट्जरलैंड बॉर्डर पर है। राइट अंडर द ग्राउंड. राइट। इमेजिन करो आपके पास दो सुपर फास्ट रेस कार्स हैं. ओके। आप उन्हें एक 27 किलोमीटर लंबी सर्कुलर टनल में ऑपोजिट डायरेक्शंस में दौड़ाते हो, ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड से. व्रूम। और फिर आप उनकी हेड ऑन कलिजन कराते हो, ये देखने के लिए कि उनके टुकड़े होने पर अंदर से क्या निकलता है. अ वेरी एक्सपेंसिव क्रैश। CERN का लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर LHC A to be precise यही करता है, लेकिन कार्स की जगह पार्टिकल्स के साथ. और न्यूज ये है कि CERN के LHC के 4 एक्सपेरिमेंटल कोलैबोरेशंस को ब्रेक थ्रू प्राइज 2025 मिला है। अ ह्यूज ऑनर. क्यों? नए पार्टिकल्स डिस्कवर करने के लिए, मैटर एंटी मैटर एसिमेट्री को स्टडी करने के लिए और भी बहुत कुछ. यस। ये 4 कोलैबोरेशंस हैं, ATLAS, CMS, ALICE और LHCb. द 4 जायंट्स ऑफ द LHC। CERN एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम हाई एनर्जी पार्टिकल फिजिक्स में रिसर्च करना है। राइट. और हाँ, इंडिया इसका एक एसोसिएट मेंबर है। ये एक प्राउड मोमेंट है। एब्सोल्युटली. CERN के 2 सबसे बड़े अचीवमेंट्स क्या है? पहला, 2012 में हिग्स बोसॉन की डिस्कवरी। द गॉड पार्टिकल. इसे गॉड पार्टिकल भी कहते हैं। ये वो पार्टिकल है जो दूसरे पार्टिकल्स को मास देता है। दूसरा, सरप्राइजिंगली वर्ल्ड वाइड वेब WWW का इन्वेंशन भी CERN में हुआ था, व्हाट? ताकि साइंटिस्ट आपस में डेटा शेयर कर सकें। दैट्स एन अमेजिंग फैक्ट. सो LHC से अंदर होता क्या है? यू एक्सप्लेन द कार एनालॉजी, बट टेक्निकली ये दुनिया का सबसे पावरफुल पार्टिकल एक्सेलरेटर है इसमें सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स यूज होते हैं। टू स्टीयर द पार्टिकल्स. यस, 2 हाई एनर्जी पार्टिकल बीम्स को ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड से एक्सेलरेट करके टकराया जाता है। एंड दैट कोलिजन क्रिएट्स एनर्जी. यस, अ मैसिव अमाउंट। इस टक्कर से जो एनर्जी पैदा होती है वो नए पार्टिकल्स बनाती है जिन्हें डिटेक्टर स्टडी करते हैं। ओके. एंड व्हाट अबाउट मैटर एंटी मैटर एसिमेट्री? दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्ट्रीज। फिजिक्स कहती है कि बिग बैंग में मैटर और एंटी मैटर बराबर बनने चाहिए थे। अ परफेक्ट बैलेंस. अगर ऐसा होता तो वो एक दूसरे को अनाइलेट यानी डिस्ट्रॉय कर देते और यूनिवर्स में सिर्फ एनर्जी बचती। बट वी आर हियर, सो मैटर वन. राइट। मतलब मैटर जीत गया। क्यों? इसका जवाब LHC ढूंढ रहा है। द रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट इज ह्यूज. CERN में जो रिसर्च होती है वो हमारी यूनिवर्स की फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाती है. बियॉन्ड प्योर साइंस। एब्सोल्युटली. इसके अलावा यहाँ डेवलप हुई टेक्नोलॉजीज, मेडिकल इमेजिंग जैसे पेट स्कैन्स, ओह वाओ. कंप्यूटिंग, द ग्रिड और इंडस्ट्री में भी काम आती हैं। सो CERN सिर्फ गॉड पार्टिकल ढूंढने की जगह नहीं है, ये एक इनोवेशन हब है जो पूरी ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ा रहा है. वेल सेड। इट्स अ बीकन ऑफ ह्यूमन क्यूरियोसिटी एंड कोलैबोरेशन। टाइम फॉर क्रॉस क्वेश्चंस. फर्स्ट, ये हिग्स बोसॉन या गॉड पार्टिकल का कॉन्सेप्ट थोड़ा और आसान भाषा में समझा सकते हो? जरूर। इमेजिन करो एक पार्टी रूम है जो हिग्स फील्ड है। ओके, आई एम एट अ पार्टी. जब कोई फेमस सेलिब्रिटी जैसे एक मैसिव पार्टिकल रूम में एंटर करता है तो लोग, A to be precise, हिग्स बोसॉन्स उसके आसपास जमा हो जाते हैं जिससे उसका चलना मुश्किल हो जाता है। राइट, एवरीवन वांट्स एन ऑटोग्राफ. ये मुश्किल ही मास है। राइट. अगर कोई नॉन फेमस पर्सन जैसे एक मासलेस फोटोन एंटर करता है तो कोई ध्यान नहीं देता और वो आसानी से निकल जाता है। ब्रिलियंट एनालॉजी. एंड द हैक? मेमोरी हैक. हिग्स फील्ड इक्वल्स कॉस्मिक पार्टी, मास इक्वल्स पॉपुलैरिटी. परफेक्ट। सेकंड क्वेश्चन, इंडिया एज एन एसोसिएट मेंबर का क्या फायदा है? इससे इंडियन साइंटिस्ट्स को CERN के एक्सपेरिमेंट्स में डायरेक्ट एक्सेस मिलता है। हमारे स्टूडेंट्स वहां काम कर सकते हैं ग्रेट अपॉर्चुनिटी. और इंडिया की कंपनीज CERN के लिए हाई टेक कंपोनेंट्स बना सकती हैं। ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और साइंटिफिक ग्रोथ के लिए एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। फैंटास्टिक. मेमोरी हैक. India plus CERN is equal to access to the world's biggest science lab. थर्ड क्वेश्चन,
मैटर एंटी मैटर असिमेट्री का क्या मतलब है और सीपी वायलेशन क्या है? एंटी मैटर मैटर का एग्जैक्ट एज टू बी प्रिसाइज आईना है, बस ऑपोजिट चार्ज के साथ। मिरर इमेज। एसिमेट्री का मतलब है कि यूनिवर्स में मैटर बहुत ज्यादा है और एंटी मैटर ऑलमोस्ट नहीं है। द ग्रेट इम्बैलेंस। सीपी सिमेट्री कहती है कि अगर आप एक पार्टिकल को उसके एंटी पार्टिकल से बदल दो सी और आईने में देखो पी, तो फिजिक्स के लॉज सेम रहने चाहिए। बट दे डोंट ऑलवेज। राइट। सर्न ने देखा कि कुछ पार्टिकल्स बैरियॉन्स में ये सिमेट्री टूट जाती है। इसे कहते हैं सीपी वायोलेशन। ये इस असिमेट्री का एक पॉसिबल रीजन हो सकता है। सो इट्स अ क्लू। एक मेजर क्लू, मेमोरी हैक। Matter antimatter asymmetry is the case of the missing identical twin. CP violation is the clue that explains why one twin, matter, survived. Excellent hack. Fourth question. LHC के 4 experiments, Atlas, CMS, Alice, LHCb, क्या अलग-अलग काम करते हैं? हाँ, वो अलग-अलग कैमरा हैं जो collision को अलग-अलग एंगल से देखते हैं। Okay. Atlas और CMS जनरल पर्पस डिटेक्टर्स हैं जिन्होंने हिग्स बोसन को ढूंढा। The all-rounders. Alice बिग बैंग के तुरंत बाद जो प्लाज्मा था उसे स्टडी करता है। Going back in time. और LHCb मैटर एंटीमैटर एसिमेट्री पर फोकस करता है। The specialist. Yes, memory hack. ACAL. Atlas CMS, all-rounders. Alice, ancient plasma. LHCb, beauty asymmetry. Last question. This is the one I'm curious about. CERN ने World Wide Web क्यों बनाया? उनका काम तो पार्टिकल फिजिक्स है। सही सवाल। 1989 में टिम बर्नर्स-ली एक ब्रिटिश साइंटिस्ट CERN में काम कर रहे थे। Okay. उन्हें एक सिस्टम चाहिए था जिससे दुनिया भर के हजारों साइंटिस्ट आपस में इंफॉर्मेशन आसानी से शेयर कर सकें। A problem of data management. Exactly. उसी जरूरत से WWW का आइडिया पैदा हुआ। So a big scientific problem led to a world-changing solution. Amazing. Memory hack. WWW equals what scientists wanted to share data. Ready? Pause and practice. CERN's Large Hadron Collider, where India is an associate member, discovered the Higgs boson and is now studying matter-antimatter asymmetry. Give it a shot. So the mini recap. In short, CERN दुनिया की लीडिंग पार्टिकल फिजिक्स लैब है जो LHC का यूज करके यूनिवर्स के सबसे गहरे राज जैसे हिग्स बोसॉन और मैटर एंटीमैटर इम्बैलेंस को सुलझा रही है। Incredible stuff. चलो अब आते हैं हमारे फाइनल टॉपिक पर। The final piece of the puzzle for today. टॉपिक नेम 3.4 Ordinary matter, ब्रॉड माइक्रो थीम। cosmic events and fundamental particles. ऑर्डिनरी मैटर, ये वो सब कुछ है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, गैस, धूल, तारे, प्लैनेट्स, हम और तुम। The stuff we're made of. बेसिकली बेरियॉन्स यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से बनी हुई चीजें। इसे ऐसे समझो, यूनिवर्स एक बहुत बड़ा शहर है। ओके। इस शहर में जो घर, सड़कें, लोग दिख रहे हैं वो ऑर्डिनरी मैटर है। द विजिबल सिटी। लेकिन इस शहर का एक बहुत बड़ा हिस्सा इनविजिबल है जिसे डार्क मैटर कहते हैं। और एक इनविजिबल एनर्जी है जिसे डार्क एनर्जी कहते हैं। हम अभी तक सिर्फ विजिबल पार्ट की ही बात कर रहे थे। और इसमें एक मिस्ट्री थी। जब साइंटिस्ट ने यूनिवर्स के सारे ऑर्डिनरी मैटर को जोड़ा तो उन्हें जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। An accounting error in the cosmos. कुछ हिस्सा मिसिंग था। Vanished. लेकिन अब हार्वर्ड एंड स्मिथसोनियन और कैलटेक के साइंटिस्ट ने फास्ट रेडियो बर्स्ट्स FRBs का यूज करके इस मिसिंग मैटर को ढूंढ लिया है। The cosmic detectives have solved the case. पहले ये समझो कि ऑर्डिनरी मैटर है कहाँ। Okay, the distribution. इसका सिर्फ 24% हिस्सा गैलेक्सीज मतलब स्टार्स, प्लैनेट्स एक्सेट्रा में है। Only a quarter. Where's the rest? बाकी का 76% इंटरगैलेक्टिक मीडियम यानी IGM में है, यानी गैलेक्सीज के बीच की खाली जगह में बहुत ही पतली गैस के फॉर्म में। Wow, so most of it is between the galaxies. Yes, and please इसे डार्क मैटर से कंफ्यूज मत करना। डार्क मैटर यूनिवर्स का 27% हिस्सा बनाता है, लेकिन वो लाइट के साथ इंटरैक्ट नहीं करता, इसलिए वो इनविजिबल है। Right. ऑर्डिनरी मैटर और डार्क मैटर दोनों में मास होता है और दोनों ग्रेविटी एक्सर्ट करते हैं। तो इस मिसिंग मैटर को ढूंढा कैसे गया? FRBs की मदद से। FRBs क्या है? ये दूसरी गैलेक्सी से आने वाले रेडियो वेव्स के बहुत ही पावरफुल मिलीसेकंड लॉन्ग ब्लास्ट्स हैं। So super short, super powerful bursts of radio. एग्जैक्टली साइंटिस्ट ने इन FRBs को कॉस्मिक फ्लैशलाइट्स की तरह यूज किया। The analogy makes sense, shining a light through the dark. जब एक FRB स्पेस से ट्रेवल करता है तो रास्ते में आने वाले मैटर, आउट टू बी प्रिसाइज, वो पतली गैस की वजह से उसकी अलग-अलग वेवलेंथ्स थोड़ी डिस्पर्स हो जाती हैं, जैसे प्रिज्म से लाइट फैलती है। हाँ, so the gas leaves a sort of fingerprint on the light. A fingerprint on the radio wave, yes. ये डिस्पर्जन कितना हुआ है, इसे नापकर साइंटिस्ट ने पता लगा लिया कि रास्ते में कितना मैटर था, और वॉला, मिसिंग मैटर मिल गया। ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है। इसने पहली बार हमें कॉस्मिक वेब में मैटर के डिस्ट्रीब्यूशन का डायरेक्ट मेजरमेंट दिया है। We mapped the invisible gas. इससे हमारी यूनिवर्स के स्ट्रक्चर और एवोल्यूशन की अंडरस्टैंडिंग बेहतर हुई है। FRBs अब एक रिलायबल कॉस्मोलॉजिकल प्रोब बन गए हैं। So what does this all mean, the final conclusion? इसका मतलब है कि हमने यूनिवर्स की इन्वेंट्री का एक अहम हिसाब पूरा कर लिया है। The books are balanced. The universe is a little less mysterious today thanks to these cosmic flashlights.
ओके, फाइनल राउंड ऑफ क्रॉस क्वेश्चनिंग। फर्स्ट वन, ऑर्डिनरी मैटर और डार्क मैटर में आसान सा फर्क क्या है? एक लाइन में, ऑर्डिनरी मैटर लाइट से इंटरैक्ट करता है इसलिए विजिबल है, डार्क मैटर लाइट से इंटरैक्ट नहीं करता इसलिए इनविजिबल है। सिंपल इनफ। दोनों के पास मास है और दोनों ग्रेविटी क्रिएट करते हैं। मेमोरी हैक, ऑर्डिनरी मैटर इज इक्वल टू सी टच, डार्क मैटर इज इक्वल टू फील ग्रेविटी ओनली। परफेक्ट। सेकंड क्वेश्चन, ये एफआरबीज आते कहाँ से हैं? इनका सोर्स क्या है? ये $1 बिलियन क्वेश्चन है। साइंटिस्ट अभी तक श्योर नहीं है। द मिस्ट्री कंटिन्यूज। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि ये हाईली मैग्नेटाइज्ड न्यूट्रॉन स्टार्स यानी मैग्नेटार्स से आते हैं या शायद ब्लैक होल्स के पास से। सो द मोस्ट एक्सट्रीम ऑब्जेक्ट्स। प्रॉबेबली। इनके सोर्स को ढूंढना एस्ट्रोफिजिक्स का एक हॉट टॉपिक है। मेमोरी हैक, FRB source is equal to cosmic whodunit mystery. आई लाइक दैट। थर्ड क्वेश्चन, ये कॉस्मिक वेब क्या है जिसका जिक्र बार बार हो रहा है? यूनिवर्स खाली नहीं है। लार्ज स्केल पर मैटर, डार्क और ऑर्डिनरी दोनों एक धागे जैसे स्ट्रक्चर में फैला हुआ है जिसे कॉस्मिक वेब कहते हैं। अ जायंट स्पाइडर वेब। एग्जैक्टली। इस वेब के फिलामेंट्स में गैलेक्सीज हैं और उनके बीच की जगह द वॉइड्स लगभग खाली है। एंड द मिसिंग मैटर वाज इन दीस फिलामेंट्स। मिसिंग ऑर्डिनरी मैटर इन्हीं फिलामेंट्स में गैस के फॉर्म में था। मेमोरी हैक, कॉस्मिक वेब इज इक्वल टू यूनिवर्स का स्पाइडर वेब जहां गैलेक्सीज मकड़ियों की तरह अटकी हैं। फोर्थ क्वेश्चन, अगर 76% ऑर्डिनरी मैटर गैलेक्सीज के बाहर है तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स का ज्यादातर हिस्सा खाली गैस है। बिल्कुल सही। हम जो स्टार्स और गैलेक्सीज देखते हैं वो ऑर्डिनरी मैटर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। दैट्स अ हम्बलिंग थॉट। ज्यादातर नॉर्मल स्टफ बहुत ही थिनली स्प्रेड है, ऐसी गैस जिसका डेंसिटी अर्थ के बेस्ट वैक्यूम से भी कम है। मेमोरी हैक, व्हाट वी सी गैलेक्सीज इज जस्ट द टिप ऑफ द ऑर्डिनरी मैटर आइसबर्ग। वाओ। फाइनल क्वेश्चन फॉर द डे, इस डिस्कवरी से कॉस्मोलॉजी के मॉडल्स पर क्या असर पड़ेगा? इससे हमारे मॉडल्स कंफर्म हुए हैं। सो इट्स अ वैलिडेशन। यस। पहले हमारे पास थ्योरेटिकल प्रेडिक्शंस थे कि इतना मैटर आईजीएम में होना चाहिए। अब एफआरबीज ने उसे एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर दिया है। ग्रेट। It strengthens our standard model of cosmology, the Lambda CDM model. Memory hack, FRB discovery equals A+ grade on the universe's report card for our theories. लास्ट प्रैक्टिस राउंड, पॉज करें और बोलें। Fast radio bursts, or FRBs, were used as cosmic probes to find the universe's missing ordinary matter in the intergalactic medium. Last one, make it count. And the mini recap. In short, साइंटिस्ट ने FRBs का यूज करके यूनिवर्स के मिसिंग ऑर्डिनरी मैटर को ढूंढ लिया है जो गैलेक्सीज के बीच पतली गैस के रूप में मौजूद है। Wow, what an incredible journey through the cosmos. चलो एक सुपर क्विक रिकैप करते हैं। Let's bring it all together. ब्रॉड माइक्रो थीम, कॉस्मिक इवेंट्स एंड फंडामेंटल पार्टिकल्स। And the summary. हमने ब्लैक होल मर्जर से शुरू किया जहां लाइगो, वर्गो और कागरा ने ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट की जो आइंस्टाइन की थ्योरी को प्रूव करती हैं। फिर हम न्यूट्रिनोज की दुनिया में गए, गोस्ट पार्टिकल्स, जिनके सीक्रेट्स को चाइना का जूनो ऑब्जर्वेटरी अनकवर कर रहा है। उसके बाद हमने सर्न की सैर की जहां LHC जैसी मशीन्स हिग्स बोसॉन ढूंढती हैं और मैटर एंटीमैटर के राज को सुलझाती हैं। और आखिर में हमने फास्ट रेडियो बर्स्ट्स की मदद से यूनिवर्स का मिसिंग ऑर्डिनरी मैटर ढूंढ निकाला। अब आपकी बारी, थोड़ा सोच लो और इन सवालों के जवाब देने की कोशिश करो। क्वेश्चन 1, ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करना क्यों जरूरी है? 2, न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरीज को जमीन के नीचे क्यों बनाया जाता है? 3, सर्न के 2 नॉन फिजिक्स रियल वर्ल्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या हैं? 4, मैटर और एंटी मैटर में क्या फंडामेंटल डिफरेंस है? 5, ऑर्डिनरी मैटर और डार्क मैटर में सबसे बड़ी सिमिलैरिटी क्या है? एंड 6, FRBs को कॉस्मिक फ्लैशलाइट्स क्यों कहा गया? और ये रहा आपका आज का चैलेंज। इन 4 टॉपिक्स में से कोई एक टॉपिक चुनो और उसे 60 सेकंड्स में अपने किसी दोस्त या फैमिली मेंबर को समझाने की कोशिश करो। See if you can give them that aha moment. Rehearse presenting one segment out loud. और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज हमने मैटर के उस हिस्से को ढूंढा जो मिसिंग था। Right, the 5%. लेकिन यूनिवर्स का लगभग 95% हिस्सा अभी भी डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के रूप में एक मिस्ट्री है। The great unknown. हमने जो कुछ भी जाना है वो सिर्फ 5% यूनिवर्स के बारे में है। What secrets are the other 95% hiding? इसी सवाल के साथ हम आज की चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको यूनिवर्स के ऐसे ही और राज जानने हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। We'll be back. हम अगली बार फिर मिलेंगे एक नई गहरी चर्चा के साथ। Until then, keep asking questions and stay curious.